हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि अपना जो विश्वास नाम से अपना क्रैश कोर्स हम यूट्यूब पर जो चला रखे हैं उसकी अपने उसका लेक्चर जेनेटिक्स का कंप्लीट हो चुका था। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमने स्टार्ट किया था, इसका फर्स्ट लेक्चर अपना हो चुका है। आज का जो सेकंड लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसके अंदर अपन डीएनए की पैकेजिंग कैसे करते हैं, उसी के साथ में डीएनए का जो रिसर्च के लिए इसको कैसे कौन किस किस साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था और लास्ट में प्रूफ किया था कि डीएनए अपना जेनेटिक मटेरियल है। उससे भी क्वेश्चन इसके अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर रहने वाला है। हर साल यहाँ से 2 क्वेश्चन मिनिमम बनते हैं। बहुत बार इसको जो अपना डीएनए का जो डीएनए के अंदर बॉन्ड पाए जाते हैं उस बॉन्ड से न्यूमेरिकल बनता है, उसका भी अपने यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पर करेंगे बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया था, जिसको हमने जेनेटिक्स से हमने क्या किया था, उसको लिंक किया था कि जेनेटिक्स सिर्फ हमें क्या बताती थी कि किस प्रकार से हमारे मतलब जेनेटिक्स किस प्रकार से हमारे जो वन करेक्टर होता है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर किस प्रकार से ट्रांसफर होता है, उसके बारे में बात किए थे। लेकिन जेनेटिक्स ये नहीं बता पाई थी कि जो अपने पास में जो मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी नेचर क्या है क्या, उसके बारे में कोई उसकी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता नहीं था, नहीं उसके मोलिकुलर लेवल पे उसका पता नहीं था कौन है, कौन सा ऐसा मोलिक्यूल है, प्रोटीन है, डीएनए, आरएनए, कौन सा है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, वो कुछ भी यहाँ पर नहीं बता पाए थे जेनेटिक्स के अंदर। तो उसी को बीच में अपन मोलिकुलर बायोलॉजी में मोलिक्यूल लेवल के ऊपर अपन पढ़ते हैं कि अपन जीन कौन सा, जीन के अंदर भी कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमें एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज यहाँ पर करते हैं, जिसको अपन जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी इसके बारे में, जिसको हमने बताया था न्यूक्लिक एसिड के नाम से। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर मैंने आपको बताया था डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए जब दोनों होते हैं तो डीएनए और आरएनए दोनों है जी न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन इसके अंदर भी डीएनए को अपन जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर मानते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। उसी के साथ में इनकी आपको जो केमिकल स्ट्रक्चर है मोलिक्यूल लेवल पर, इनकी केमिकल स्ट्रक्चर भी मैंने आपको वहां पर समझा दिया था। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता था, 2 पॉइंट मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि इसके अंदर क्या होता है। एक न्यूक्लियोसाइड होता है सर, और न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ करके क्या बनाता है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड थे वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाते थे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते थे। और वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी वही फिर अपना किसका फॉर्मेशन करती है, यहाँ पर ऐसे डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर करती है, जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए की अपन बात करते हैं। एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करते हैं अपन नॉर्मली अपन ह्यूमन सेल के अंदर। ठीक है, ये हमने उसके अंदर क्लियर कर लिया था। उसी के साथ में हमने उसके अंदर आपको जो न्यूक्लियोसाइड मैंने पढ़ाया था आपको, इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपको मैंने क्या बताया था, शुगर पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, उसी के अंदर उसी के साथ में नाइट्रोजन बेस यहाँ पर पाए जाते हैं, इतना आपने क्लियर कर लिया था। और जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में क्या मतलब ऐड हो जाता था, फॉस्फेट ग्रुप, जब फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ में ऐड हो जाता था तो फिर क्या बनाता था यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इसके अंदर अपन एक बॉन्ड को लेकर के डिस्कशन करेंगे। मैंने क्योंकि बॉन्ड का आपको क्वेश्चन लास्ट स्लाइड में नहीं करवाया था वहां पर, तो बॉन्ड को लेकर के क्या है, पहली चीज तो आपको जो मैं डीएनए का आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ या आपको दिखाऊंगा भी आगे। ठीक है, लेकिन बेसिक इसको आपको एक चीज बता देता हूँ इसके बारे में कि ये अपने पास में क्या है, शुगर है। ठीक है, इस शुगर से यहाँ पर क्या जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस, जो आपको नाइट्रोजन बेस पढ़ाया था प्यूरिन एंड पिरामिडीन वो थे। ये मेरे पास में क्या है, शुगर, और इस शुगर के यहाँ पर क्या ऐड होते हैं, फोस्फेट। इस प्रकार से ट्राई फोस्फेट ऐड हो रहे थे। ठीक है, ये अपनी एक सिंपल स्ट्रक्चर थी। ठीक है, ये मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया था। अब इस सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग टाइप के बॉन्ड थे। नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन बेस थे ये क्या बॉन्ड बनाते हैं, शुगर अपने आप में इससे बॉन्ड बनाता है, तो कौन से बॉन्ड बनते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, एक जहां से मेन क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ये अपनी इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो। और इसके हिसाब से इसके अंदर टर्न्स पाए जाते हैं। और टर्न्स क्यों होते हैं वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि सर इसके अंदर स्ट्रेन आता है, तो स्ट्रेन को कम करने के लिए बिल्कुल राइट हैंड क्या हो जाता है, ऐसे कोइल फॉर्म में यहाँ पर हो जाते हैं। और ये एक कोइल जो होता था, ये एक पूरा जो होता था, इसके अंदर आपको मैंने 10 बेस पेयर बताया था। लेकिन आज मैं आपको वापस से इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा आपको। वॉटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उसके बारे में क्लियर, इसका कितना क्या डायमीटर होता है उसकी भी अपन यहाँ पर बात कर लेंगे। ठीक है, इतना आपको लास्ट लेक्चर से लिंक हो गया होगा। लेकिन उसका सबसे मेन जो चीज थी, बॉन्ड को लेकर सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, जिसको मैं एक बार और फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। ठीक, ये मेरे पास में पूरी स्ट्रक्चर है, किसकी है, ये मेरे पास में पूरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये मेरे पास में क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोटाइड में 2 चीजें तो आपको क्लियर हो गई कि सर शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। उससे सर फॉस्फेट जुड़ रहा है तो ये क्या बन रहा है, पूरा न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अलग अलग न्यूक्लियोटाइड आपको ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये जब ऐड होकर के पूरी एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, तो चेन का फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में होता है, 5' से 3'। ये भी मैंने आपको समझाया था क्यों होता है, क्योंकि जो नया जो
यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आएगा वो किसके ऊपर जुड़ेगा आकर के, इसकी थ्री डैश एंड के ऊपर आकर के जुड़ता है, वो भी मैंने आपको क्लियर किया था। लेकिन एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब ये शुगर जो फॉस्फेट है ये इस लाइनर फॉर्म में कौन है, शुगर फॉस्फेट है, और उसके अंदर की साइड में जो बॉन्ड बना रहा है कुछ कौन सी चैन से, यदि यहाँ पर दूसरी चैन होगी, इस दूसरी चैन से कौन बनाएगा, यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस है वही तो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ये चैन है और ये चैन है, तो लेकिन ये दोनों चैन ही बैकबोन का काम किसका करते हैं, अपने डीएनए का। तो शुगर और फॉस्फेट जो होती हैं ये अपनी क्या होती हैं, बैकबोन ऑफ डीएनए, यहाँ पर अपने को बोलते हैं इनको, ठीक है। अब चलते हैं अपने बॉन्ड को लेकर के, इतना आपको क्लियर हो गया। अब बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड आपने बायोमोलिक्यूल के अंदर भी पढ़ेगा, जब जब शुगर और अपने पास में कोई भी जो अमीनो एसिड होता है नाइट्रोजन कंपाउंड तो आपस में मिलकर के जो बॉन्ड बनाते हैं उनको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बन रहा है तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो फर्स्ट बॉन्ड तो यही बन गया सर, ठीक है, पहला बॉन्ड तो हमारे पास में ये बन गया। इसके बाद में ये जो नाइट्रोजन बेस है, जैसे ये नाइट्रोजन बेस है ना, अभी दूसरी लाइन से इस ये वाला नाइट्रोजन बेस इस वाले नाइट्रोजन बेस से जब लिंक करेगा तो ये अपने आप में कौन सा बॉन्ड बना रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दूसरा बॉन्ड क्या आ गया अपने पास में, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इसके अंदर मैंने दो प्रकार के नाइट्रोजन बेस बनाया था एक बार, गुआनिन और साइटोसिन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। उसके साथ में एडेनिन बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। आज इसकी और डिटेल में बात करेंगे, आपको जॉर्गोफ्स लॉ पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर और डिटेल में आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। इतना क्लियर होगा सभी को। थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपने पास में बॉन्ड आता है वो आता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किसके अंदर बनता है, शुगर के अंदर सर और फॉस्फेट के अंदर। लेकिन फॉस्फेट ग्रुप के अंदर जो बॉन्ड बनता है जिसके अंदर ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बन रहा है जहां से वाटर रिमूव हो जाता है, इसको बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो कभी भी आपको इनको दोनों को मिक्स नहीं करना है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड उसी के साथ में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि सर इसके अंदर हम आपने बता दिया 4 टाइप के बॉन्ड होते हैं। लेकिन सर ये फॉस्फोडाइएस्टर का वाला क्या लफड़ा है वो भी देख लेते हैं क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे ये भी जुड़ेंगे ना, क्योंकि मॉलिक्यूल है दोनों, वहां पर क्या बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मतलब 2 एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का यहाँ पर निर्माण यहाँ पर करते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ कि सर मैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की कब बात करूंगा, जब मैं ऐसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करूंगा, या मेरे को कोई नंबर ऑफ बेस दे दे, कितने बेस पेयर है, 10 बेस पेयर, 20 पेयर है, मतलब कुल मिलाकर के बात है मेरे पास में एक चेन फॉर्म हो रही है। और जब जब चेन फॉर्म होगी सर उस वहां पर भी हम किसकी बात करेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की यहाँ पर बात करेंगे। इतना सबको क्लियर होगा बॉन्ड को लेकर के, ठीक है। अब अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया कि 50 बेस पेयर है, और जो लास्ट मैंने आपको जो मतलब लेक्चर बताया था फर्स्ट लेक्चर, उसमें एक चीज और आपको बिल्कुल बहुत शानदार हिंट देकर के बताया था कि हम जब भी बात करते हैं यहाँ पर किसकी, नाइट्रोजन बेस पेयर की, तो किसकी बात करते हैं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अपने पास में क्या होते हैं, ये तो सिंगल स्टैंडर्ड चीज होगी। सिंगल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास में, आरएनए। डबल स्टैंडर्ड होगा तो क्या होगा, डीएनए। जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है कुछ वायरस के अंदर, जो आप आदमी 11th क्लास के अंदर सेकंड जो चैप्टर था उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास में 2 चेन है। तो जब जब अपन बात करेंगे नॉर्मली कि मेरे पास में क्या है, 500 बेस पेयर है, 500 बेस पेयर मतलब जोड़ी में है सर, तो सिंगल सीधी सी बात होगी, मेरे पास में कितने बेस हो जाएंगे वहां पर, उसके डबल बेस हो जाएंगे। मतलब 500 बेस पेयर है तो मेरे पास में कितने बेस हो गए सर, 1000 बेस मेरे पास में हो गए। इतना क्लियर हुआ सभी को। अब 1000 बेस जो बन गए ना, बेस कौन से, नाइट्रोजन बेस। अब इस नाइट्रोजन बेस में हमें ये फिक्स नहीं है कि सर कौन कितने तो प्यूरिन से कितने पिरामिडिन से, ठीक है, ये मेरे पास में आइडिया नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में आपको देगा, एक दे देगा कोई भी, उससे आपको बाकी तीनों निकालने हैं। वो कैसे निकालने हैं वो मैंने आपको बताया था कि जब जब भी जो गुआनोसिन होता है ये किसके साथ में बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन की। तो जब ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं और डीएनए के अंदर क्या कॉम्प्लीमेंट्री जीन पेयर होता है, मतलब इस जो पिरामिड होते हैं या दूसरे प्यूरिन के साथ में क्या बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये जितने होंगे गुआनिन उतने ही साइटोसिन होंगे ना, ये तो आपको क्लियर है। जब भी तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पर होगी, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी नहीं। ऐसे एडेनिन जो होता है ये किससे बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे। तो कुल मिलाकर के बात ये है, जो आपको मैं आज रूल पढ़ाऊंगा, जो आपको किरचॉफ यहाँ पर जो लॉ पढ़ाऊंगा, जो आपको लास्ट टाइम मैंने वो आइडिया दिया था कि जितने अपने पास में प्यूरिन्स होंगे उतने कितने होंगे पिरामिडिन, ये मतलब रेशियो होगा 1 रेशियो इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो ये 1 होगा तो जितने ये होंगे तो बच गए, जितने बच गए वो कितने होंगे, एडेनिन या थाइमिन में से यहाँ पर दोनों होंगे, ठीक है।
ये आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसमें बता दिया आपको कि मेरे पास में कितनी है 500 बेस पेयर थे, लेकिन उसमें से 400 मेरे पास में क्या है, गुआनिन है। तो मेरे पास में गुआनिन की संख्या यहाँ पर नंबर कितना दे दिया आपको, 400 दे दिया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया जितने गुआनिन उतने होते साइटोसिन होंगे, तो साइटोसिन भी कितने हो गए, 400। अब टोटल बेस कितने मेरे पास में 1000 है, और 800 मेरे पास में टोटल बेस पेयर हो चुके हैं गुआनिन और साइटोसिन को मिलकर के, ठीक है। अब मेरे पास में क्या बच गया, एडेनिन बच गया, ठीक है। एडेनिन बच गया, तो एडेनिन कितने हो गए अपने मेरे पास में, सर 100 एडेनिन हो गए, और थायमिन भी कितने हो गए यहाँ पर 100। ये क्लियर होगा, कितने बेस हो गए मेरे पास में टोटल 1000 यहाँ पर बेस मेरे पास में हो गई, ठीक है। अभी अलग अलग के टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इतनी डिटेल में आपके पास क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको पछाता है कहाँ पर, यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में, एस्टर बॉन्ड में, जिसके अपन बहुत अच्छे से बात यहाँ पर करेंगे। परसेंटेज ऑफ थायमिन पूछेगा तो वो आप निकाल लीजिए, क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, 100 डिवाइड बाई 1000 कितना आ जाएगा यहाँ पर 10% मेरे पास में क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ थायमिन आ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूं, अब हाइड्रोजन बॉन्ड को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या करेगा, वो बेस जितने बेस लिए हैं ना उसको मल्टीप्लाई कर देता है। मैंने जैसा कि बताया गुआनिन साइटोसिन के साथ में मिल रहा है, तो बॉन्ड तो हाइड्रोजन एक ही बन रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि गुआनिन अपना अलग हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करेंगे और साइटोसिन का अलग हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो एक बार में ही एक को ही काउंट करना है, ठीक है। अब कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, मतलब ट्रिपल हो रहा है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलकर बन रहे हैं, और गुआनिन मेरे पास में 400 दे रखे हैं। मैं तो क्या करूंगा, 400 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, क्योंकि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके अंदर, और उसको मैंने ऐड कर दिया। सो मेरे पास में क्या है, एडेनिन। एडेनिन थायमिन के साथ बना रहा है, ठीक है, आपस में बॉन्ड एक ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप थायमिन को भी फिर वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब मेरे पास में क्या है सर, ये कितने 100 है, 100 के हैं, लेकिन ये डबल बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दूंगा, तो ये टोटल कितने हो गए मेरे पास में 1200 और 200, ये मतलब 1400 मेरे पास में, ये क्या हो गया मेरे पास में हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर हो गई। अब बात आता है नाइट्रोजन बेस को लेकर के। अब नाइट्रोजन बेस कितने होंगे वो बता दिया, जितने बेस पेयर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो वो नाइट्रोजन बेस हो जाएंगे, तो 1000 क्या हो गया मेरे पास में यहाँ पर नाइट्रोजन बेस हो गए। अब जो इंपॉर्टेंट है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फिर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, जब जब आपको क्वेश्चन में देगा, लिख करके देगा, तो आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए मानना है। यदि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मांगने तो फिर आपको एक ही मानना है, एक स्टैंड मानना है, और एक स्टैंड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आपको करनी। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो भी एक स्टैंड का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। अब मैंने सिंपली आपको डायरेक्ट दे दिया कि 500 बेस पेयर है मेरे पास में डीएनए, तो नॉर्मली आपको क्वेश्चन में देगा तो है जी, अपन ह्यूमन की बात करते हुए चलते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, ठीक है। तो मेरे पास में क्या है, दो स्टैंड हो गए सर। एक का आपने बता दिया 500 है, और आपने वहां पर बताया था कि जितने भी अपने पास में नाइट्रोजन बेस होंगे उसमें से एक माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस क्यों कर रहे हैं वो भी मैंने आपको रीजन दिया था, क्योंकि सर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, तो दो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में मतलब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, तो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड तो एक फ्री रहेगा ना, तो उसको अपन ने क्या किया यहाँ पर माइनस किया, तो यहाँ पर कितने होंगे 499 अपने पास में क्या हो गया, ये एक स्टैंड का हो गया। इस दूसरे स्टैंड का कितना होगा 499, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास में 998 मेरे पास में क्या हो गया अपने ये डाइएस्टर बॉन्ड। अब बात करते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कौन सा बताया था मैंने आपको कि जब शुगर फॉस्फेट के साथ में फर्स्ट टाइम जो ऐड होता है वो कौन सा होता था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता था, ठीक है। अब ऐसे दो दो जो अपने बॉन्ड होंगे फॉस्फोएस्टर, वो मिलकर के क्या बना रहे हैं, डाइएस्टर बॉन्ड बना रहे हैं, तभी तो अपने क्या बोला इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जो मेरे पास में ये है इसको क्या कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप इसका एक फॉर्मूला बना सकते हो, इसको कैपिटल एन रख सकते हो, और कैपिटल एन रख करके क्या रख सकते हो, इसको 2n कर सकते हो। और जो मैंने आपको फॉस्फोडाइएस्टर में जो स्मॉल एन बोला था, वो स्मॉल एन क्या है, बेस पेयर की संख्या है, ये फॉर्मूला n-1 है, और 2n-1 कौन सा है अपने किसके लिए है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के लिए, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है आपको 998 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, एस्टर बॉन्ड की संख्या यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें आपको लॉजिक सिर्फ इतना लगाना है कि जब आपको डायरेक्ट बेस पेयर दे दे तो आपको डबल कर देना है, उनको डबल करना है, और सिंगल स्टैंड के लिए आपको काउंट करके फिर डबल स्टैंड के लिए कब क्या करना है, डाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर निकालना। नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन। अब डायरेक्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको इतना लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने एक साथ इसको कवर किया है, ऐसा मत सोचना कि क्या सर ऐसे क्वेश्चन पूरा एक साथ में आएगा, नहीं, इसमें से कोई भी पूछ ले, जैसे परसेंटेज ऑफ थायमीन, हाइड्रोजन बॉन्ड, एक सिंगल, एक पूरा एक साथ में मैंने क्वेश्चन करवा दिया, अलग अलग जो पैटर्न के आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे से पूछ रहा है कि मेरे पास में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बताइए, 200 बेस पेयर दे रखा है मेरे को, सेम मेरे पास में लीनियर डीएनए मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए लीनियर, तो ये मेरे पास में डीएनए है सर। अब बोल रहे हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मतलब 200 क्या है सर, बेस पेयर है, ठीक है। तो 200 बेस पेयर होगा तो क्या करूंगा सर मैं n-1
200 में से क्या होगा 199 ये हो गए। ये किसके स्टैंड के लिए है? इस स्टैंड के लिए। और इस स्टैंड के लिए भी कितने होंगे 199। तो इन दोनों को आप क्या कर दोगे ऐड कर दोगे तो कितना आ गया 398 मेरे पास में क्या आ गया यहाँ पर ये हो गए अपने पास में इसके अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब मेरे पास में बोला सर्कुलर डीएनए और सर्कुलर डीएनए किसके अंदर होता है अपने अंदर इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए यहाँ पर पाया जाता है। जब इसके अंदर तो सर लीनियर है ही नहीं, मतलब जो लास्ट वाला फॉस्फेट है वो वापस से सर्कुलर होकर के बॉन्ड तो फॉर्मेशन कर रहा है ना, तो इसके अंदर तो सर n-1 नहीं करेंगे। तो n-1 आपको बताया था वो किसके लिए बताया था यूकैरियोट सेल के लिए, ठीक है। या एक अपना जो एक्सेप्शन था माइकोप्लाज्म के अंदर भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। तो ये मेरे पास में लीनियर है तो इसमें सिंपली क्या कर दूंगा सर मैं n माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पर कितनी 200 बेस पेयर है तो मेरे पास में 200 ही क्या हो जाएंगे सर यहाँ पर मेरे पास में डाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। इसका डबल कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में यहाँ पर एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। और इसी को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा सर्कुलर डीएनए में अपने पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर डाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया। न्यूक्लिक एसिड बहुत शानदार आपको याद हो गया होगा, जितने भी बॉन्ड है वो सबको बॉन्ड को बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने, कहाँ से कौन सा बॉन्ड बनता है, कहाँ से आपको डाउट रहता है वो बिल्कुल अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया। जितना भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा ना आप 100% सोल्व कर दोगे, ठीक है। अब चलते हैं सर डिस्कवरी ऑफ डीएनए के अंदर, ठीक है। डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई? जब मैं आपको जेनेटिक्स का जो चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम मैंने बोला था कि आपको 1865 के आसपास मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया था, मतलब 1865 के आसपास के 1865 के अंदर ही, ठीक है। उसी टाइम मीसर नामक साइंटिस्ट थे एफ मीसर, उन्होंने ऑब्जर्व किया था और ऑब्जर्व करके उन्होंने एसिडिक मटेरियल बताया एक जो सेल के अंदर एक एसिडिक मटेरियल होता है पस सेल के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था। तो इतना आपको याद नहीं रखना, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था न्यूक्लिन नाम दिया था। लेकिन बाद में एसिडिक नेचर इसके होने की वजह से जो अपने पास में अल्टमैन थे, अल्टमैन ने इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था जिसके अंदर अपने डीएनए आरएनए पढ़ लिया। फिर इसके अंदर 24 ईयर मतलब 84 ईयर का गैप लग गया। 84 ईयर का गैप लगने के बाद एक दिन जो अपने पास में विल्किंस और फ्रैंकलिन थे, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने क्या किया सबसे जो मेन मतलब इंपॉर्टेंट जो काम किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन जिन्होंने दिया। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या किया जो एक्सरे मशीन होती है उसके अंदर क्या किया उन्होंने डीएनए का कोई सेल का सैंपल लिया और उससे फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर उसका मतलब प्रिंट निकाल कर उन्होंने देखा। मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस प्रकार से डीएनए की कोई स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में उसका फर्स्ट टाइम इसका जो रिफ्लेक्शन जो डाटा जो मिला डीएनए का एक्सरे रिफ्लेक्शन वो डाटा डीएनए किसके द्वारा था अपने पास में विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन के थे, ठीक है। लेकिन इनका काम फिर वापस से इतना पब्लिश नहीं हुआ। इनका जो बोलते हैं ऐसा कि इनका जो काम है पूरा जो काम किसने वॉटसन एंड क्रिक ने बाद में यहाँ पर डबल हेलिक्स मॉडल दे करके लेकिन काम जो मैन था वो इन्हीं का था क्योंकि सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये लग रही थी कि उसका स्ट्रक्चर का कुछ आइडिया नहीं लग रहा था डीएनए का, ठीक है। उसके बाद में फिर चोरगोफ्स लॉ पढ़ेंगे अपन। चोरगोफ्स लॉ था, इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला, इसका केमिकल एनालिसिस किया, केमिकल एनालिसिस करके इसको उन्होंने बताया कि जो एडेनिन होता है ना थाइमिन के साथ में बॉन्ड बनाता है और गुआनिन होता है साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बनाता है। तो इससे थोड़ा आइडिया लगा कि हाँ हो सकता है ये नाइट्रोजन बेस होते हैं तो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पर होती है और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होकर के डबल हेलिक्स मॉडल यहाँ पर अपने पास में वॉटसन एंड क्रिक ने यहाँ पर प्रपोज किया, ठीक है। तो आपको ये आज रखना है कि वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था अपने पास में डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बारे में यहाँ पर बताया था। उसी साथ में ये सन आपको बिल्कुल याद रखनी है 1953 के अंदर ये काम यहाँ पर हुआ था, ठीक है। वो फीसर वाला आपको सन आप याद भी नहीं रखोगे ईयर तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। चारगॉफ्स लॉ आपको याद रखना है कि उन्होंने क्या किया था उसका केमिकल एनालिसिस करके उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने का काम यहाँ पर किया था। जिन्होंने बोला था कि एडेनिन होती है थाइमिन से बॉन्ड बनाती है और गुआनिन होती है साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बनाती है और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़ा रहता है, ये डबल बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़ा रहता है, ठीक है। इन्होंने इसका रेशियो दिया था उसकी भी अपन बात करेंगे। अभी ये आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ सर कहाँ से इसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर वगैरह कैसे स्टार्ट हुआ। उसी के साथ में 1953 में क्या हुआ था अपने पास में डबल हेलिक्स आया था, लेकिन इसके बीच में 1926 के आसपास एक्सपेरिमेंट हुए थे, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें 3 एक्सपेरिमेंट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1926 के बाद में 1928 में अपना जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो अपना होल मार्क था किसका वॉटसन एंड क्रिक का वो क्या था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की, इसका होता क्या है कि जब नया जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इन्होंने कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन एक्सप्लेन नहीं किया था लेकिन इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर वर्ड दे करके थोड़ा मतलब एक आइडिया दे दिया था कि ऐसा कुछ डीएनए में होता है, ठीक है। बाकी फिर बाद में इसके ऊपर
काम हुआ था, जिसके बाद में पता चला कि इस प्रकार का अपने पास में रेप्लिकेशन, इसका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, कंटिन्यूअस होता है, सेमी कंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन। तो वो सब अपन को मैं जब आपको डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पढ़ाऊंगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ये हॉलमार्क किसका था अपने पास में, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल से ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया था इन्होंने थोड़ा बहुत कि इस प्रकार से मतलब सेम बेस पेयर होंगे, उसका मतलब उसका अपोजिट बेस पेयर इसके साथ में क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, और बॉन्ड बना करके क्या आता है, डीएनए अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेट यहाँ पर करता है, जो आपको अपन स्टेप बाय स्टेप डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आपको पता चल गया होगा। ये बात मैंने बता दी आपको कि उस टाइम इतना टाइम हो गया था, कोई भी अपने को डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह का पता नहीं चला था उस टाइम तक। ठीक है, उसके बाद में इतना गैप लगने का रीजन ये था कि अपने पास में अपन क्लियर नहीं कर पा रहे थे कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो एज जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर है। ठीक है, तो उसकी आज अपन प्रूव करेंगे, आज उसको देखेंगे। लेकिन आप उससे पहले एक बार चारगॉफ फ्लो को देख लेते हैं। चारगॉफ फ्लो क्या है? ठीक है, चारगॉफ फ्लो में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये क्या बताए, इन्होंने डीएनए का जो केमिकल एनालिसिस किया, तो केमिकल एनालिसिस में उन्होंने रेशियो दिया, क्या दिया कि एडेनिन और थायमिन एंड गुआनोसिन एंड साइटोसिन ये क्या रहते हैं यहाँ पर, कांस्टेंट रहते हैं और इक्वल टू 1, एक के इक्वल रहते हैं। ठीक है, इसीलिए तो अपन ने जितने भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उसमें एक के इक्वल ही आएगा, गुआनोसिन और साइटोसिन। जैसे लास्ट अपन ने क्वेश्चन किया था जिसके अंदर अपने पास में कहते हैं 500 वो 1000 बेस पे 1000 बेस थे, 1000 बेस में से हमने पहला क्या निकाला, गुआनिन और साइटोसिन निकाल दिया, बच गया जो क्या था, एडेनिन थायमिन था। तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि ये क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं और एक के इक्वल रहेंगे यहाँ पर, मतलब एडेनिन और थायमिन इस प्रकार से, और गुआनिन और साइटोसिन उनका रेशियो क्या होगा, एक के बराबर होगा। और ये क्या करते हैं अपने पास में हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इनको अपन इस प्रकार भी अलग सकते हैं, ए प्लस टी अपॉन में जी प्लस और टी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। और जो ये चारगॉफ फ्लो है ये क्या करते हैं, डीएनए का ही क्या बताते हैं, वो मतलब डीएनए को फॉलो करता है यहाँ पर, ओनली आरएनए को फॉलो यहाँ पर नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती है 2 टाइप के, लेकिन सिंगल चेन किसके अंदर पाई जाती है अपने पास में, इसके अंदर आरएनए के अंदर। जो इसलिए जो चारगॉफ फ्लो होते हैं ये किसके ऊपर, ओनली किसके ऊपर मतलब फॉलो करता है अपने पास में, ओनली डीएनए के लिए। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन बोथ डीएनए और आरएनए। आरएनए के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होती है। डीएनए होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन 2 चेन, 2 चेन है, ये चेन है तो 3 चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर। लेकिन अपन आरएनए की बात करें, सिंगल चेन है, जैसे 5 डैश है, 3 डैश है, तो इसमें आरएनए में क्या होता है, ये इसके अंदर ही यहाँ पर इस प्रकार से आपको नाइट्रोजन बेस दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या करता है, जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर इस प्रकार से यहाँ पर अपना फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं, उस टाइम इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर मिलती है। यदि प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल यहाँ पर अपने पास में चेन रहेगी, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं बन पाता, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं। जब इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगी, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई, तो ही आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, तो ही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होगी। ठीक है, उस साथ में बेस रेशियो जो एक टब का अपने पास में नोट चारगॉफ फ्लो से बेस रेशियो अपने पास में नहीं आता। क्या होता है इसके अंदर, जो एडेनिन होता है वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, उसके साथ में गुआनिन होता है साइटोसिन के बॉन्ड बनाता है, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब जो एडेनिन और थायमिन जो होता है, अब ये बेस रेशियो क्या बताते हैं, बेस रेशियो आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि बेस रेशियो अपने को स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं। मतलब स्टेबिलिटी का मतलब कैसे, सर आपने बताया कि एडेनिन प्लस थायमिन अपोन में गुआनोसिन प्लस साइटोसिन ये मिलकर के किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब मैं आपको बोल दिया कि मेरे पास में एक डीएनए है जिसका बेस रेशियो जो है वो क्या है, मेरे पास में 0.8 है। ठीक है, एक मेरे पास में बेस पेयर है, वो बेस रेशियो है एक डीएनए का, 2 डीएनए है, डीएनए नंबर 1, डीएनए नंबर 1, एक मेरे पास में डीएनए नंबर 2, 2 डीएनए मेरे पास में। ठीक है, इसमें इसका बेस पेयर 0.8 है, इसका बेस पेयर कितने हैं, 1.2। अब मेरे को ये बताइए इनमें से मोर स्टेबल डीएनए कौन सा होगा। मैंने हिंट आपको पहले भी दिया था, जैसा कि मेरे पास में 2 लकड़ियां हैं, 2 लकड़ियों को मैंने मतलब एक हाथ में पकड़ा, अब मैं तोड़ूंगा, और एक मेरे पास में मैंने 3 लकड़ियां बरोबर 3 लकड़ियां सेम स्ट्रेंथ के लिए, अब 3 लकड़ी मेरे पास में 3 वुड है, उनको मैं तोड़ूंगा तो मेरे को ज्यादा मतलब ताकत किस में लगानी पड़ेगी, 3 लकड़ियों में लगानी पड़ेगी ना, सिंपल सा फंडा है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो रही है, तो जो 3 लकड़ियां मैं तोड़ रहा हूँ उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, मतलब 3 लकड़ियों का मतलब क्या हुआ सर, जो गुआनिन होती है वो साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, आप खुद सोच के देख लीजिए। सर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो सर जब गुआनोसिन प्लस साइटोसिन ज्यादा है, और जब गुआनोसिन प्लस साइटोसिन ज्यादा है तो ये रेशियो 1 से कम आएगा या ज्यादा आएगा, सर कम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि गुआनोसिन और साइटोसिन क्या है, अपोन में है, तो इसका यदि मतलब नंबर ज्यादा है तो ये क्या आएगा, रेशियो कम आएगा। तो जब रेशियो ज्यादा कब आएगा, जब सर एडेनिन और थायमिन की क्या है, नंबर ज्यादा है।
ठीक है, तो मेरे पास में 0.8 है। 0.8 मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि सर गुआनिन और साइटोसिन ज्यादा है, और साइटोसिन ज्यादा होगा तो ये जो मेरा डीएनए नंबर 1 है ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। किसके कंपेयर में सर, अपने पास में डीएनए 2 के कंपेयर में ये मेरे पास में लेस स्टेबल होगा। क्यों होगा सर, एडेनिन थाइमिन। ठीक है, यही से एक आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अपने पास में जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो अपने पास में जीनोमिक डीएनए होता है वो तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारे एंजाइम वगैरह होते हैं, तो उसको उसकी स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करवाता है, डीएनए की। उसको भी स्टेबल होना है ना, और पता चला कोई भी एंजाइम आ गया उसको निपटा के चला गया, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो वो इसलिए क्योंकि जो भी अपने पास में बैक्टीरियल डीएनए होता है ना उसके अंदर जीसी रिच होता है। वो कभी आपको ऐसे नोट लिखा के कोई भी कहीं से क्वेश्चन पूछे, अच्छा तो उसके अंदर क्या होता है, जीसी रिच यहाँ पर डीएनए होता है, क्योंकि गुआनोसिन और साइटोसिन उसके अंदर मोर अमाउंट में होता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए उस साइटोप्लाज्म में भी अच्छे से सर्वर यहाँ पर अपने पास में रह सकता है यहाँ पर। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये सेम आपको क्वेश्चन समझाया कि 2 डीएनए एक्स एंड वाई, वही सेम एक्स डीएनए, जैसे मैंने एक्स डीएनए मान लिया, इसके अंदर मेरे पास में क्या है, कोई 100 मान लिया, मेरे पास में क्या है 100 बेस पेयर। सेम मैंने वाई डीएनए मेरे पास में, उसके अंदर मेरे पास में क्या है 200 बेस पेयर। ठीक है, अब 200 बेस पेयर होंगे तो इस बेस पेयर में आपको अब दे देगा कि किसके अंदर जीसी की संख्या किसके अंदर ज्यादा है, किसके अंदर अपने पास में एडेनिन थाइमिन की संख्या ज्यादा है। तो जिसके अंदर अपने पास में गुआनोसिन की संख्या ज्यादा होगी तो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। इतना आपको मैंने बता दिया। ठीक, अब बात करते हैं अपने डीएनए के ऊपर कि सर क्या डीएनए के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हो जीनोमिक डीएनए भी होता है। बिल्कुल, 2 टाइप के यहाँ पर, एक तो रोल के बेसिस पे डीएनए का अलग अलग टाइप होता है, एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे डीएनए का अलग अलग टाइप यहाँ पर होता है। तो डीएनए के टाइप के बारे में थोड़ा सा अपन और डिटेल में पढ़ लेंगे। जो भी अपन नॉर्मली जो मेनली जो डीएनए पाए जाते हैं वो बी टाइप का डीएनए पाए जाते हैं। जो अपन ह्यूमन के अंदर बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर भी बी टाइप का डीएनए पाया जाता है। जो क्या होता है, राइट हैंडेड कोइल होता है, मतलब अपने पास में जो अपना राइट हैंड होता है ना उसके साथ में कोइल होता है। जो आपको डीएनए होगा ना तो हमेशा ऐसे राइट हैंडेड कोइल में दिखाई देगा, ऐसे कभी ऐसे नहीं कि लेफ्ट हैंड कोइल है सर, ऐसे इस प्रकार से। कोई भी टीचर आपको इस प्रकार से लेफ्ट हैंडेड नहीं दिएगा, राइट हैंडेड देगा। लेफ्ट हैंडेड जो होता है वो सिर्फ कौन सा होता है, जेड टाइप का डीएनए होता है, जो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, कौन सा होता है, सिर्फ जेड टाइप का। ठीक है, तो राइट हैंडेड डीएनए, ये आपको मैं डीएनए की स्ट्रक्चर बता दिया, जिसके अंदर आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात यहाँ पर अपन करेंगे। ठीक है, राइट हैंड होता है एक टन होता है, एक पूरा कोइल फॉर्म में रहता है, जैसा कि ये पूरा 1 टन है मेरे पास में, ये वाला दिख रहा है सभी को, अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये है टन। इसके अंदर मेरे पास में क्या है सर, 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, ये 10 बेस पेयर है। अब इसके अंदर 2 बेस पेयर आपने बताया सर, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक इधर आकर के 10, ऐसे 10 बेस पेयर यहाँ पर है। पूरे 10 बेस पेयर के अंदर मतलब 2 बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है यहाँ पर अपने पास में 3 पॉइंट यहाँ पर 4। ठीक है, मतलब जो 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर यहाँ पर होती है, ये होती है। और मेरे पास में टोटल कितने बेस पेयर है, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी पूरी लेंथ आ जाएगी मेरे पास में 1 टन की। जो पूरा एक लेंथ है ये कितना आ गया मेरे पास में 3.4 नैनोमीटर। इसी को क्या बोलेंगे अपन, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एक जो टन होता है उसके अंदर 10 बेस पेयर होते हैं और उन 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 0.34 होती है नैनोमीटर, या इसी को अपन एंगस्ट्रॉम में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3.4 क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। मतलब पिच की बात करें, इसका पूरा लेंथ की बात करें, 1 टन का पूरी लेंथ की बात करें तो क्या आ जाएगा 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम में पूछ सकता है क्वेश्चन, आपको इसमें पूछ सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपको लेंथ कोई निकलवाना हो, पूरे डीएनए की लेंथ निकालना है सर। क्योंकि हम बोलते हैं हमारे अंदर 2.2 मीटर डीएनए पाया जाता है। क्यों सर, कहाँ से निकाला हमने 2.2 मीटर, तो वो कहाँ से निकाला हमने कि अपने पास में बेस पेयर हमने काउंट कर लिया, और बेस पेयर हमें पता है कि 0.34 नैनोमीटर 2 बेस पेयर की डिस्टेंस है, तो बेस पेयर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लेंथ मेरे पास आ जाएगी। तो कोई भी आपको यदि क्वेश्चन पूछ ले कोई भी कि मेरे को कोई डीएनए की लेंथ या बताना है, तो लेंथ बताएगा तो उसको बोलो कि सर मेरे को वैसे मेरे को बेस पेयरिंग का नंबर बता दो, तो बेस पेयरिंग का नंबर आपको आ गया तो उसको 0.34 नैनोमीटर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर तो अपनी जो ह्यूमन सेल का डीएनए होता है उसकी बात करें तो 2.2 इंटू 10⁹ बेस पेयर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपको टन पूछे कि कितने टन होते हैं, तो ये मेरे पास में टोटल बेस पेयर है सर, और 1 टन के अंदर 10 बेस पेयर है, तो मैं इसके अंदर क्या कर दूंगा, 10 का भाग कर दूंगा। मतलब मेरे पास में क्या है 2.2 इंटू 10⁹ बेस पेयर है, इसके अंदर मैंने 10 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर दिया
तो 2 ऐड करूंगा तो ये जो 9 था इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 8 कर सकता हूँ, तो 10 की पावर 8 मतलब 2.2 इंटू 10 की पावर 8 मेरे पास में क्या होंगे, टन मेरे पास में पाए जाएंगे अपने डीएनए के अंदर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, जैसे कुछ भी आपको एग्जाम्पल दे, 300 बेस पेयर डीएनए, कोई भी डीएनए के अंदर 300 बेस पेयर, तो कितने कितने टन होंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने हो गए, 300 टन उसके अंदर अपने पास में देखने को यहाँ पर मिले। ठीक है, इतना क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर अपन डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, अब डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पहली बात जिसके हमने कर लिया, किसने दिया है, वाटसन एंड क्रिक ने यहाँ पर मॉडल दिया है 1953 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अब इसके कुछ अपन बेसिक रूल्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर सर इन्होंने दिया, क्या क्या बताया। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि जो अपने पास में शुगर और फॉस्फेट होते हैं एज ए बैकबोन काम करते हैं, और ये बैकबोन की तरह काम करते हैं किसका, अपने डीएनए की तरह। ठीक है, मतलब जो अपने पास में ये 5' से 3' और उसके साथ में 3' से 5' इन्होंने ये बता दिया। और ये आपस में क्या होते हैं, बेस पे जो बेस होते हैं वो बेस इनसाइड अपने पास में प्रोजेक्ट के फॉर्म में रहते हैं, और ये आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। ये जो नाइट्रोजन बेस आपको बीच के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये इसके बारे में बताया। उसके साथ में इन्होंने बताया कि ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े रहते हैं। उसी के साथ में बताया इन्होंने कि इसके अंदर एंटी पैरेलल यहाँ पर पाए जाते हैं अपने पास में पोलरिटी। किस एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि जो एक चेन है वो 5' से 3' है, तो दूसरी चेन अपने पास में क्या होगी, 3' से 5' की ओर यहाँ पर जाएगी। ठीक है, और उसी के साथ में लेंथ, जो अपने पास में इसकी लेंथ की अपन बात करें इसके अंदर, ये यहाँ पर कितनी है, ये लेंथ यहाँ पर गलत है। ठीक है, यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर इसका डायमीटर की अपन बात करें तो डायमीटर कितना होता है, यहाँ पर 2 नैनोमीटर डायमीटर होता है। यदि इसको एंगस्ट्रॉम में बात करते हैं तो क्या होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब दो चैन के बीच का डायमीटर की बात कर रहा हूँ। ये एक सिंगल चैन है, ये दूसरी सिंगल चैन है, इसके बीच की जो डिस्टेंस हो गई ये कितनी होती है, 2 नैनोमीटर डायमीटर। या इसी के साथ में इसको क्या कर सकते हैं, 20 एंगस्ट्रॉम के अंदर भी अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो ये चीजें यहाँ पर इसकी हो गई। ठीक, थर्ड इन्होंने क्या बताया वो देख लीजिए। थर्ड इन्होंने बताया कि जो हाइड्रोजन बेस होता है वो मैंने आपको बता दिया कि जो गुआनिन होता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एडेनिन जो होता है थायमिन के साथ डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाता है। ये डबल बॉन्ड कर लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये क्या है अपने पास में डबल बॉन्ड, और ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और उसी के साथ में प्यूरिन पिरामिडिन के साथ मिलता है, तो सिमिलरली पिरामिडिन प्यूरिन के साथ मिलता है, वाइस वर्सा होगा, कोई इसके अंदर अब आपको कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ इनका आता है जो आपको मैंने बता ही दिया पहले से कि राइट हैंडेड यहाँ पर मतलब फैशन के अंदर कोइल होती है, 2 चैन होती है, दोनों कोइल आपस में राइट हैंड की फॉर्म में रहती है। उसी के साथ में 3.4 नैनोमीटर क्या होता है इसके अंदर अपने पास में अपनी डिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलती है, और 10 बेस पेयर होता है। और उसी के साथ में जो 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 0.34। ये सब जो आपने मैं आपको पहले जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर तो आप यहाँ पर आराम से यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके अंदर और बात करिए कि लास्ट इसका और रोल होते हैं, रोल है इनका, वो क्या है कि जो 1 बेस पेयर होता है वो एक के ऊपर एक यहाँ पर बेस पेयर यहाँ पर बिल्कुल एक, जो ताश की जैसे ताश की गिड्डी होती है ना उस प्रकार से बिल्कुल जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये है अपने पास। ठीक है, ये बेस पेयर है, ये बेस पेयर इसके ऊपर है, ये बेस पेयर इसके ऊपर है, ये बेस पेयर प्रॉपर तरीके से बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं। ये अरेंज रहते हैं तो इसको स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि अपने पास में अपने डीएनए की स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में जो एक बेस पेयर है, एक बेस है नाइट्रोजन बेस, दूसरे नाइट्रोजन बेस के ऊपर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा रहते हैं। तो वो दोनों ही चीजें यहाँ पर मतलब 1 बेस पेयर स्टेक्स अवर द अदर इन डबल हेलिक्स, या उसी के साथ में अपने पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों ही क्या करते हैं अपने पास में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है इसको हेलिकल स्ट्रक्चर को। जब हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी तो अपने डीएनए को भी प्रोवाइड होगी ना, क्योंकि डीएनए तो क्या है, एक प्रकार का डबल हेलिकल यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और टाइप ऑफ डीएनए की, जैसे जो नॉर्मली अपन पढ़ते हैं बी टाइप का डीएनए। तो जितनी भी आपको मैंने अभी तक बताया, जो वाटसन एंड क्रिक ने जो बताया डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में, वो भी क्या है पूरे बी डीएनए का ही पूरा यहाँ पर डाटा उन्होंने दिया है, बताया। बाकी उसके अलावा भी डीएनए होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। ए टाइप का डीएनए होता है, सी टाइप का डीएनए होता है। ठीक, और एक होता है अपने पास में जेड टाइप का डीएनए। ठीक, ये आपको इतना याद नहीं रखना, इसके अंदर सिर्फ आपको क्या याद रखना है, बेस पेयर। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। बी टाइप के अंदर 10 बेस पेयर है, ए टाइप के अंदर 11 बेस पेयर पाए जाते हैं पर टन। उसी साथ में 9.33 बेस पेयर होते हैं अपने पास में सी टाइप के, और जेड टाइप का जो होता है उसके अंदर 12 बेस पेयर होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको न तो इसके अंदर अपने पास में डिस्टेंस आपको याद रखनी है, नहीं इसकी अपने पास में कितनी लेंथ होती है वो याद रखनी है। बाकी जितनी भी आपको 3 डीएनए मैंने बताया। ठीक है, इसके अंदर सिंपल आपको ये याद रखना है कि कितने बेस पेयर होते हैं। एक ए वाला था उसके अंदर 11 बेस पेयर, फिर जैसे मैं बी में गया 10 बेस पेयर, सी में गया तो 9.33 बेस पेयर, उसके साथ में जेड में कितने हो गए 12 बेस पेयर,
और एक मात्र ऐसा डीएनए जेड डीएनए जो क्या होता है लेफ्ट हैंडेड कॉइल होता है यहाँ पर, ठीक है, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में क्या होती है इसके अंदर टर्न्स यहाँ पर देखने को अपने को मिलता है, ठीक। उसी के साथ में ये आपने पहले भी 11th क्लास के अंदर ही पढ़ा होगा कि अपने पास में स्ट्रक्चर बेस के ऊपर भी अपने पास में अलग अलग टाइप के डीएनए यहाँ पर होते हैं, जिसके अंदर जीनोमिक डीएनए होता है, प्लाज्मिक डीएनए होता है, उसके साथ में ऑर्गन्स डीएनए होता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कोई स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन आपको इसका एप्लीकेशन आ सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कि पूरा एक 11th में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। जो अपने पास में प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो जीनोमिक डीएनए जिसको बोलते हैं, जीनोम्स बोलते हैं, वो न्यूक्लियोइड बोलते हैं, वो कौन सा होता है अपने पास में यहाँ पर जीनोमिक डीएनए होता है। प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स के अंदर किसके कहां पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जो अपना मास में मेनली जो जेनेटिक मटेरियल के लिए जो यूज करते हैं वो कौन सा है अपने पास में जीनोमिक डीएनए। एक होता है प्लाज्मिक डीएनए, ये प्लाज्मिक डीएनए उससे जो किसके अंदर होता है प्रेजेंट इन बैक्टीरिया के अंदर, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीनोमिक डीएनए होता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। उसी के साथ में दो ऑर्गन्स होते हैं जिसको अपन सेल्फ ऑटोनोमस भी ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं, वो कौन कौन से अपने पास में माइटोकॉन्ड्रिया, उसी के साथ में क्या है क्लोरोप्लास्ट। तो इनके अंदर भी अपने आप के क्या पाए जाते हैं यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पे देखने को अपने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ यहाँ से, आप लोग सब बताओगे जल्दी से। अपने पास में जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सा डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सभी लोग इस चीज को देखेंगे, अगली क्लास में इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सी मतलब कौन से एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सा डीएनए आता है। तो मैंने तीनों टाइप के डीएनए आपको बता दिया, जीनोमिक डीएनए, प्लाज्मिक डीएनए, उसके साथ में अपने पास में ऑर्गन्स डीएनए, ठीक है। इनमें से आपको देखना है कौन सा पाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में सेंट्रल डोग्मा थ्योरी, ठीक है। अब सेंट्रल डोग्मा थ्योरी ये किसको बताती है अपने पास में, इसके जो अपने पास में प्रोसेस है अपने पास में डीएनए से प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है उसके मतलब प्रोसेस को बताती है सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। लेकिन उससे पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट अपडेट और बता देता हूँ, कुछ डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा, यहाँ पर अपनी एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, ठीक है। जिसके अंदर अपनी फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, लेंथ क्या होगी अपने पास में कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड या चैन होगी, उसको मैं सर लेंथ ऑफ बेस पेयर के साथ में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अपोन में नहीं है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ बेस पेयर के साथ में, ठीक है। इसके साथ में और भी आपको सिर्फ दो वायरस के एग्जांपल है जो आपको याद रखना है कि 5 × 174 जो अपने पास में वायरस उसके अंदर 5386 अपने पास में क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। उसी के साथ में अपने पास में जो लैम्बडा फेज होते हैं उसके अंदर 48,500 बेस पेयर अपने को देखने को यहाँ पर मिलता है। इकोलाई के अंदर 4.6 × 10⁶ बेस पेयर यहाँ पर देखने को मिलता है। ह्यूमन सेल को आपको पता है कि अपने पास में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर अपने पास में डिप्लॉइड सेल के अंदर देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल डाटा बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाते हैं बिल्कुल। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी, ये सेंट्रल डोग्मा थ्योरी जो है ये वैलिड है ऑल लिविंग सेल्स के लिए, ठीक है। ऑल लिविंग सेल के लिए क्या है, वैलिड है। ये क्या इंफॉर्मेशन अपनी देती है इनसाइड सेल के अंदर, ये बताती है कि अपने पास में डीएनए जो होता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, आरएनए। तो फर्स्ट प्रोसेस इन्होंने क्या नाम दिया, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए होता है ना, ये आरएनए फिर ट्रांसलेशन के द्वारा सेकंड प्रोसेस के द्वारा क्या बनाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और जो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन ही है जो करेक्टर या अपने पास में ट्रेड अपने पास में क्या करती है, शो करती है क्या, अपने जो भी अपने पास में जो अपने को देखने को अपनी जो भी जितने भी प्रोसेस है, जितने भी अपने पास में वर्क है बॉडी के अंदर, वो सब एक प्रोटीन लेवल पे यहाँ पर होते हैं, ठीक। मतलब ये मेरे पास में क्या है, पूरा एक सेल है, ठीक है। ये कोई भी सेल है, एनिमल सेल मान लो आपको, ठीक है। इस एनिमल सेल के अंदर ये मेरे पास में क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये डीएनए दिख रहा है आपको सभी को, ये डीएनए से क्या बन गया सर, आरएनए बन गया। और आरएनए जाता है, आरएनए जाकर के फिर ये इसके ऊपर कौन जुड़ जाती है, आकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह जुड़ती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, आपने 11th में सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, सेल ऑर्गन्स वहां पर पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने देखा होगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी उसकी जो अपने पास में रफ वाली जो टाइप था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो यहाँ पर जुड़ती है और क्या करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। या फिर और भी इसको बोल सकते हैं कि वो जो अपने पास में आरएनए बनता है या कोई मटेरियल बनता है उसका वापस से प्रोसेसिंग करती है, और प्रोसेसिंग करके है जो उसको एंजाइम चेंज करेगी या प्रोटीन चेंज करेगी, वो चेंज करने का काम यहाँ पर करती है। ये मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिया है, बाकी इसको बिल्कुल डिटेल में अपन पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में यहाँ पर क्या होता है। उसी के साथ में डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन, मतलब उसी का अपना दूसरा कॉपी फॉर्मेशन करना, सेम उसी को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट सेंट्रल डोग्मा थ्योरी से सिर्फ आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपको दे देगा, इस पे आपको ऐसे मतलब बोल देगा कि फर्स्ट दे दिया, सेकंड ऑप्शन दे दिया, या यहाँ पर कुछ भी मार्किंग कर देगा, वहां पर आपको बताना होगा आरएनए डाले या डीएनए डाले। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है, आपको याद भी रखना है।
ये इसमें मतलब स्टूडेंट को कंफ्यूजन कहाँ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर इसका मॉडिफिकेशन करके फिर इसके अंदर एक और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी ऐड किया गया है, ठीक है। तो आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला ऐड नहीं करना है, यदि आपको उसका मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रल डोगमा थ्योरी बोले क्वेश्चन के अंदर तो ही आपको करना है, अदरवाइज सिंपल आपको सेंट्रल डोगमा थ्योरी बोले और ऑप्शन में आपको ये वाला ऑप्शन दे दे और ट्रांसक्रिप्शन वाला भी ऑप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला भी ऑप्शन देगा, तो वहां पर आपको गलत हो जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वो मॉडिफिकेशन है जो टैमिनीज नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वहां पर बाल्टीमोर जिसको बोलते हैं उन्होंने किया था। लेकिन सिंपल जो बात है वो किसके लिए, अपने पास में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। फिर सर जब ये चीजें मतलब फॉलो है इस प्रकार से मतलब हो रही है, तो फिर क्या जरूरत पड़ी इसको मॉडिफिकेशन की? मॉडिफिकेशन की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ये जो सेंट्रल डोगमा थ्योरी थी ये वायरस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रही थी, ये ठीक है। हिंट मैंने आपको दे दिया है, उसी के साथ में हिंट के साथ में आपके लिए मैं एक क्वेश्चन भी और बनाकर लिख रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट ओपन हो जाने दो सिस्टम को। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सेंट्रल जो डोगमा थ्योरी है, ये सेंट्रल डोगमा थ्योरी क्या काम नहीं कर रही थी अपने पास में, वायरस के लिए कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी, ऑल लिविंग सेल के लिए थी। फिर उसको वापस से, क्योंकि सर ये तो डीएनए से क्या बना रहा है, यहाँ पे से आरएनए बना रहा है, आरएनए से प्रोटीन, लेकिन सर हमें बहुत जगह ये भी देखने को मिलता है कि आरएनए से डीएनए बनता है, और जो आरएनए से डीएनए बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से इसको जानते हैं तो उसको अपन ने मॉडिफिकेशन कर दिया, किसका, सेंट्रल डोगमा थ्योरी का मॉडिफिकेशन यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ सिर्फ, अभी स्टार्ट करते हैं अपन। टाइप्स ऑफ डीएनए की बात हो गई, अपने पास में मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रल डोगमा, ठीक है, यहाँ पर आ गए, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रल डोगमा की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें देखते हैं। तो इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रल डोगमा से पहले आपको एक क्वेश्चन बता रहा था मैं, वो भी आप कर लीजिए। टेक्निकल चीजों का यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलोइंग सेंट्रल डोगमा, कौन सा इसके अंदर मतलब है जो अपने पास में सेंट्रल डोगमा थ्योरी को फॉलो नहीं करता, बताइए। इकोलाई है, या फिर इसके बाद में अपने पास में आंसर तो आपको दिख गया होगा, ठीक है। इकोलाई क्या है अपने पास में, सर बैक्टीरिया है। अमीबा है, उसी साथ में टीएमबी, टीएमबी क्या है, एक प्रकार का वायरस है। तो अपने पास में वायरस जो होगा वो किसको फॉलो नहीं करेगा, अपने पास में सेंट्रल डोगमा थ्योरी को फॉलो यहाँ पर नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रल डोगमा। तो सेंट्रल डोगमा में मॉडिफिकेशन क्या किया गया, इसके अंदर कुछ वायरस होते थे जो क्या करते थे, आरएनए से क्या बनाते थे, अपने जेनेटिक मटेरियल का वापस से मॉडिफिकेशन यहाँ पर उसी को कर दिया गया। मतलब जो अपने पास में आरएनए से वापस से डीएनए का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसको टेमिनिज्म नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, क्योंकि जो डिस्कवर किए थे साइंटिस्ट उनको क्या नाम था, टेमिन नाम था। तो उन्हें के नाम क्या के बेसिस के ऊपर इसका क्या कर दिया, प्रोसेस का भी नाम यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर जो एंजाइम यहाँ पर यूज होता है वो आपको याद रखना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है, इस ट्रांसक्रिप्ट को रिवर्स कर दिया। रिवर्स इसका मतलब ये नहीं कि इसको उल्टा लिख दिया ऐसे ही स्पेलिंग में, रिवर्स का मतलब सर आरएनए से क्या कर रहे हैं, डीएनए का फॉर्मेशन अप कर दिया, मतलब पहले डीएनए से आरएनए होता तो जो प्रोसेस है उसको हमने अपोजिट डायरेक्शन में चला दिया, इसलिए हमने क्या कर दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, नाम ही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन के बेसिस पे नाम दे दिया, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पर नाम दे दिया गया, ठीक है। जैसे कि ये टेम्पलेट है मेरे पास, जब आपको डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगा तो उस टाइम बताऊंगा आपको कि टेम्पलेट डीएनए क्या होता है, नॉन टेम्पलेट डीएनए क्या होते हैं, ठीक। तो उस टेम्पलेट डीएनए से क्या बनाया, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, वापस से सेम, ठीक है, इसी का, तो उसको क्या बोल दिया हमने यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब क्यों
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज, ये जो एंजाइम है, ये टाइप के क्या है, सभी एंजाइम। जहीं भी आपको जैसे एज लिखा हुआ है लास्ट में, तो आप समझना ये क्या है सर, एंजाइम है। तो डीएनए पॉलीमरेज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, ठीक है। इनका नाम के अंदर इनका काम छुपा है। क्या बोल रहा हूं मैं, इनके नाम के अंदर ही काम छुपा है। डीएनए पॉलीमरेज की बात करूं तो क्या होता है सर, इसके अंदर जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है, कोई भी डीएनए होगा, रेप्लिकेशन होगा, तो उसको एक टेम्पलेट चाहिए, क्योंकि टेम्पलेट चाहिए तभी तो क्या कर पाएगा, बेस पेयरिंग कर पाएगा। तो उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर काम करता है। ये क्या करता है, जो डीएनए होता है ना, सिंथेसिस करता है डीएनए का सिर्फ। लेकिन मतलब इंपॉर्टेंट चीज लाइन क्या है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब इसको क्या चाहिए, टेम्पलेट भी क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। लेकिन आरएनए जो पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या करते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। मतलब क्या करते हैं, सिंथेसिस तो आरएनए का करता है, लेकिन किससे करता है सर, ये डीएनए टेम्पलेट से। मतलब इसको आरएनए का सिंथेसिस करने के लिए डीएनए चाहिए, डीएनए का टेम्पलेट यहाँ पर चाहिए, टेम्पलेट स्टैंड यहाँ पर चाहिए, उसका फॉर्मेशन करेगा, तो इसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब टेम्पलेट है, टेम्पलेट का क्या करती है सर, मतलब आरएनए वाला है, और आरएनए से मैं क्या बना रहा हूँ सर, डीएनए। अब मैं आरएनए से डीएनए बना रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है कि मेरे को क्या चाहिए सर, आरएनए वाला टेम्पलेट चाहिए। तो मतलब आरएनए पे क्या हो गया, डिपेंड हो गया। तो आरएनए पे डिपेंड है और बना क्या रहा है यहाँ पर, डीएनए। तो क्या बोल देंगे इसको, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नाम इसको अपन दे देंगे, ठीक है। ये अपने पास में सेंट्रल डोग्मा है, इसकी इंपोर्टेंट जो अपने पास में एंजाइम है, जो आपको याद यहाँ पर रखना है, ठीक है। इतना सबको क्लियर आपको हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में, अब चलते हैं अपनी इसके अंदर पैकेजिंग के ऊपर, ठीक है। अब पैकेजिंग की क्यों मतलब जरूरत पड़ी, सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, पैकेजिंग की क्यों जरूरत पड़ी। वैसे मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, बट आपको इतना याद नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको समझा दूं। पैकेजिंग का मतलब क्या हो जाता है सर, एक प्रॉपरली हम क्या करेंगे सर, फोल्ड करेंगे डीएनए को, और उसको एक छोटे से बिल्कुल स्मॉल पैलेस में यहाँ पर रखना है। जैसे मैंने एक प्रोकैरियोट की बात करी, विदाउट पैकेजिंग, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे डाल दूंगा तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से, मतलब सुलझेगा नहीं, प्रॉपर तरीके से बहुत ज्यादा बाइंड हो जाएगा। और जब अपन को डीएनए रेप्लिकेशन करना होगा, उसको तो खोलना भी जरूरी है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, प्रॉपर फोल्डिंग यहाँ पर करते हैं। तो मेरे पास में, जैसे मैं आपको प्रोकैरियोट की बात करूं, प्रोकैरियोट की बात करूं, तो प्रोकैरियोटिक मैंने मान लिया कि मेरे पास में क्या है, 55 माइक्रोमीटर की सेल है। अब इस 5 माइक्रोमीटर के अंदर मेरे को मिलीमीटर तक के मेरे को क्या डालना है, डीएनए डालना है। तो डीएनए डालना होगा तो उसको मेरे को प्रॉपर तरीके से फोल्ड करना पड़ेगा। ऐसे ही हम किसकी बात करें, अपने पास में अपन ह्यूमन में ले लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन है, उसके अंदर अपने सेल मान लिया कि 50 माइक्रोमीटर की सेल है, और उसके अंदर हमने डीएनए डाला 6.6 इंटू टाइम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 मीटर। अब 2.2 मीटर डीएनए, और 2.2 मीटर डीएनए को मेरे को किसके अंदर डालना है, 50 माइक्रोमीटर सेल के अंदर। बहुत डिफिकल्ट टास्क है। उसके साथ में मेरे को प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग भी करना है। तो ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जो इसके अंदर अपने पास में काम करती हैं, वो भी अपने इसके अंदर देख लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं वन बाय वन करते हैं। तो पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक एंड उसी साथ में सेल साइकिल से अपन इसको रिलेट करेंगे। सेल साइकिल से इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उससे अपन रिलेट करेंगे। तो सिंपली पैकेजिंग अपन पढ़ रहे हैं किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, लूज क्रोमेटिन होती है 10⁻⁻6 मीटर। ये क्या होती है, इंटरफेज के अंदर, ठीक है। इंटरफेज कौन सी होगी अपने पास में, G1 S एंड G2। ये 3 स्टेज है इंटरफेज, G1 S एंड G2, ठीक है। इसके अंदर अपने पास में क्रोमेटिन फॉर्म में यहाँ पर डीएनए रहता है। यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, अपने डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर होता है। तो ये जो क्रोमेटिन होता है, ये क्रोमेटिन आप जो मेनली जो आपको अपन क्रोमोसोम पढ़ाते हैं, कंडेंस्ड क्रोमोसोम जो जिसको बोलते हैं, है जो क्रोमोसोम फुल फॉर्म में बात करेंगे, वो किस कौन सी फेज में देखने को मिलता है, एम फेज में। तो पहला आपको क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाता है, ठीक है। जब अपने पास में यूज क्रोमेटिन होता है, तो जब आपको कोई बोले कि क्या अपने पास में इंटरफेज में क्रोमोसोम होता है, बिल्कुल नहीं। क्रोमोसोम होता है किसकी फेज में रहता है, क्रोमेटिन एक पूरा धागे की फॉर्म में रहता है, यहाँ पर एक थ्रेड की फॉर्म में यहाँ पर देखने को अपने को मिलता है। उसके बाद में एस फेज के अंदर अपने को थोड़ा सा इस टाइप का देखने को मिलता है, और ये अपने रेप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ओपन करता है। तो कभी भी जब रेप्लिकेशन डीएनए करता है, तो ऐसा नहीं कि पूरा यहाँ पर ओपन हो गया, जब पूरा ओपन हो जाएगा तो फिर वापस इसको मतलब वापस से फोल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये बिल्कुल बहुत स्मार्ट तरीके से ओपन होता है। जैसे यहाँ से इतना ओपन हो गया, यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन कर दिया, फिर आगे से ओपन हो गया, जैसे ओपन होता जाता है, फिर बंद हो जाता है, क्लोज होता है, फिर ओपन होता है, फिर क्लोज होता है। तो जितना इसकी रिक्वायरमेंट होती है उतना ये ओपन यहाँ पर होता है, किसके लिए, रेप्लिकेशन के लिए। उसके बाद क्रोमोसोम यहाँ पर एम फेज में आपको प्रॉपरली यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर मैं कुछ यहाँ पर आपके लिए लिख दिया हूँ। डीएनए शो डिफरेंट कंडेंसेशन इन डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंडेंसेशन शो करते हैं, ठीक है। मोस्ट कंडेंस फॉर्म जो क्रोमोसोम होती है, वो डायरेक्ट आपको पूछा जाता है कौन सी फेज है, एम फेज, मेटा फेज के अंदर, ठीक है। इसलिए अपन मेटा फेज के अंदर क्रोमोसोम की प्रॉपर स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अंदर अपने को क्रोमोसोम में प्रॉपर वे में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में G1 G2 S में
इट इज द फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन, ये भी है। G1 H G2 DNA अकॉर्डिंग टू नीड कैन गेट ओपन, मतलब ऑल डीएनए नॉट ओपन एट ओनली द पार्ट ऑफ जीन गेट ओपन, मतलब जितना उसको अपने कोई रिक्वायरमेंट है उतना ही ओपन होता है। G1 एंड G2 में क्या होता है, सिर्फ अपने पास में क्या देखने को मिलता है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। एस पेज की बात करें तो वहां पर अपने को रिप्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कुछ अपने पास में सेल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपसे पूछे यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास में सेल साइकिल, जिसके अंदर आप देख भी सकते हो, मैंने थोड़ा इसको आपको दिखा, यहाँ पर एस पेज दिख रही है आपको, क्या क्या है G1, यहाँ पर क्या है G2। यहाँ पर आपको थ्रेड स्ट्रक्चर में ही आपको डीएनए देखने को मिल रहा हो, जबकि मैं जैसे एम फेज के अंदर जा रहा हूँ, एम फेज के अंदर आपको क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। देख लीजिए यहाँ पर प्रो फेज के अंदर, उसके बाद में मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर प्रॉपर तरीके से मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर आपको क्रोमोसोम आकर के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेल साइकिल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यही पूछा जा सकता है कि G1 G2 S जो फेज है उसके अंदर हमारे को क्या देखने को मिलती है, सिर्फ क्रोमेटिन देखने को मिलती है, जबकि जो मेटाफेज होती है, एम फेज होती है, उसके अंदर सबसे स्पष्ट जो कंडेंस्ड फॉर्म में जो क्रोमोसोम होता है वो अपने को किसमें देखने को मिलता है, एम फेज में। तो यहाँ से आपको सेल साइकिल से क्वेश्चन रिलेट करके पूछा हुआ भी, ये कंडेंस्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन आया हुआ भी 2023 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आप अपने पास में कि सर इसका किस प्रकार से, ठीक है, आपने बता दिया कि ये इस पर मतलब बहुत शानदार तरीके से फॉर्म रहते हैं, लेकिन इनको कौन मतलब जोड़कर कौन रखेगा, फोल्डिंग करने का काम तो कोई तो होगा जो इसको है जो बीच में हेल्पर की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो वो हेल्पर की तरह काम यहाँ पर करती है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होती है जो 5 टाइप की प्रोटीन होती है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर 5 टाइप की जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, जिसके अंदर जो मेनली यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं यहाँ पर आपको, यहाँ पर HLA याद रखना है, उसके साथ में बी याद रखना है, मतलब क्या रखना है, हल्ला बोल याद रखना है, आपको दिमाग में डाल देना है कि हल्ला बोल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है क्या, हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल का मतलब क्या होगा, HAL मतलब स्टडीन लाइसिन, उसी साथ में मेरे पास में क्या है, आर्जिनिन, ठीक है। लाइसिन, स्टडीन और आर्जिनिन मेरे पास है। और हल्ला बोल का मतलब क्या होगा, बेसिक नेचर का, मतलब मेरे पास में प्रोटीन क्या है, बेसिक नेचर के हैं, ठीक है। ये नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे भी इंपॉर्टेंट है। आप सोच के देख लीजिए, जब उन्होंने डीएनए बनाया, जब आरएनए से उनका काम नहीं चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो स्टेबल मॉलिक्यूल चाहिए, इसके लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने देख फोल्डिंग का भी देखा, तो पहली बात उन्होंने डीएनए को क्या किया, नेगेटिव चार्ज, क्वेश्चन आया हुआ है डीएनए के ऊपर क्या चार्ज पाया था, नेगेटिव। उसी के साथ में यानी इन्होंने बाइंडिंग करने के लिए क्या लिया, बेसिक नेचर का क्या लिया, प्रोटीन, जो क्या था अपने पास में, स्टोन प्रोटीन। और ये देखे तो किसके नेचर होता है, पॉजिटिव नेचर की। डीएनए मेरे पास में क्या है, नेगेटिव, उसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, पॉजिटिव चार्ज वाले मेरे पास में स्टोन प्रोटीन है, उसको बाइंड कर दूंगा, तो न्यूट्रल चार्ज होगा या नहीं होगा, तो प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग है यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ देखता है नेचर, कम केमिस्ट्री भी यहाँ पर लगा दिया, फिजिक्स भी यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। ये आपको 3 याद रखना है, स्टोन, लाइसिन और आर्जिनिन। तो रिच इन 2 बेस, जो बेस में अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन मेनली से ज्यादा इसके अंदर अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसी साथ में साइड चेन हैज एक्स्ट्रा NH2, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। ये आपको इतना याद नहीं रखना, सिर्फ आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि डीएनए के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज किससे बना होता है, स्टोन प्रोटीन, जिसके ऊपर क्या रहता है, ये किस नेचर की होती है, पॉजिटिव नेचर की यहाँ पर अपने पास में होती है, ठीक है। अब ये किस प्रकार से इसके ऊपर बाइंड होता है, किस प्रकार से फोल्डिंग होता है, जो अपने पास में स्टोन प्रोटीन होती है, इसके अंदर नॉर्मली क्या बताया मैंने आपको, 5 प्रोटीन, यहाँ पर 5 टाइप की प्रोटीन होती है, जिसके अंदर 8 जो स्टोन 5 होंगी, लेकिन क्या होंगी, डबल फॉर्म में होंगी, मतलब एक जो प्रोटीन होगी 2 मतलब डबल फॉर्म में यहाँ पर रहती है एक प्रोटीन, जिसके अंदर, जिसको बोलेंगे अपन 8 प्रोटीन जो मिलकर बनाती है एक ओक्टामर का फॉर्म करती है, जिसके अंदर होती है यहाँ पर H2 HA2 और HCl2, ठीक है। ये होती है ईच क्या होती है, 2 नंबर में होती है, तो टोटल कितनी होगी, 8 हो गई, ठीक है। ये क्या बनाती है, 8 स्टोन फॉर्मेशन करती है, जिसको बोलते हैं अपन 4 ऑक्टामर्स के नाम से जानते हैं। उसके साथ में एक होती है H1, ये H1 लिंकर की तरह काम करती है, मतलब फोल्डिंग तो हमने कर दिया, यहाँ पर फोल्डिंग कर दिया, लेकिन इनको लिंक करने के लिए भी कोई तो चाहिए। जैसे फोल्डिंग कर दिया, मेरे पास में बॉल है, बॉल के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक धागा बांध दिया, अब धागा बांध करके छोड़ दिया, लेकिन वो बॉल, दूसरी बॉल के ऊपर में फोल्डिंग करना है, तो ये धागा यहाँ से बॉल से निकल जाएगा ना, तो वहां पर उस बॉल को लिंक करने के लिए यहाँ पर किसका यूज किया, यहाँ पर लिंकर प्रोटीन का यूज किया, जिसको बोलते हैं अपन H1। ये क्या करती है, यहाँ पर लिंक करने का काम कर देती है, मतलब यहाँ पर धागे को क्या कर दिया, यहाँ पर लिंक कर दिया, तो अब ये धागा इस बॉल से क्या नहीं होगा, हटेगा नहीं, तो ये फोल्ड हो गया ऐसे प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे ओक्टामर्स होते हैं, उस ओक्टामर्स के ऊपर ये धागे की फॉर्म में क्या करती है, यहाँ पर बाइंड होती जाती है डीएनए को अपनी प्रॉपर तरीके से, इस प्रकार से, जिसके अंदर जो ये लिंक हो रहा है डीएनए, इसको अपन क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये लिंकर डीएनए होता है। एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक मतलब पॉइंट मिस किया है, क्या किया है कि जो अपने पास में जो लिंकर डीएनए होता है, इस लिंकर डीएनए को इन्होंने पूरा इस स्ट्रक्चर के साथ में ऐड करके दिया है, ठीक है। लेकिन अपने को मानना यही है कि अपने पास में पूरा लिंकर डीएनए
ये ओक्टामर के साथ में जुड़ा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक ओक्टामर होगा, दूसरा ओक्टामर होगा, उसके बीच में कुछ डीएनए यहाँ पर रहता है जिसको अपन लिंकर डीएनए बोलते हैं, लेकिन इसको ओक्टामर के अंदर ही काउंट किया है एनसीईआरटी ने। और कितने बेस पेयर बताया यहाँ पर, 200 बेस पेयर। बट ये 200 बेस पेयर नहीं होते, 176 बेस पेयर होता है ओक्टामर के ऊपर, ठीक है। लेकिन अपन को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 200 बेस पेयर यहाँ पर आपको मान के चलना है, ठीक है। इतना हो गया। कैसे बनता है ये मैंने ओक्टामर आपको दिखाई दिया। 4 ओक्टामर ऐसे होते हैं, ठीक है। 4 वैसे फेस में होंगे, 4 उसके बैक फॉर्मेशन में होंगे, जो बैक वाले आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे 4, ठीक है। तो ये होगा अपने पास में ओक्टामर। और H1 जो होता है, जो हेल्पिंग करता है, किसको सील करने का काम करता है, किसको, अपने डीएनए लिंकर डीएनए को, ताकि वो उस ओक्टामर से क्या नहीं हो, ओपन नहीं हो, ठीक है। अभी बात किया मैंने दूसरी, क्या बताया, जो इसके ऊपर टर्न्स होते हैं, कितना डीएनए मतलब इसके ऊपर रहता है, तो इसके ऊपर लगभग 175 व 1.75 टन्स होते हैं। मतलब 1/4 क्या होता है टन से यहाँ पर अपने को डीएनए को देखने को मिलता है, जिसके अंदर कितने बेस पेयर बताया आपको मैंने, 200 बेस पेयर आपको मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। और ये जो स्टोन ओक्टामर्स, उसी साथ में जो डीएनए होता है, ये मिलकर के जितने 200 बेस पेयर डीएनए मिलकर के बनाए, ये मिलकर के बनाते हैं स्ट्रक्चर, जिसको अपन नाम देते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोसोम। तो अब ये स्ट्रक्चर मेरे पास में बन गई, ये मेरे पास में क्या हो गई, न्यूक्लियोसोम हो गई, जिसके अंदर मेरे पास, मैंने क्या बताया आपको, 200 क्या है मेरे पास में बेस पेयर यहाँ पर है, ठीक है। अब कोई पूछे आपसे कि अपने पास में टोटल बेस पेयर टोटल न्यूक्लियोसोम कितने होंगे, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो, ठीक है। अब इतना आपको आइडिया लग गया कि सर एक न्यूक्लियोसोम है, एक न्यूक्लियोसोम में कितने पेयर मेरे पास में बेस पेयर है, 200 बेस पेयर है। यदि मेरे को दो टोटल बेस पेयर मेरे को पता है, किसी भी कोई भी सेल दे दिया आपको, कोई भी यदि मतलब एनिमल दे दे, और उसको आपको पूछे कि कितना उसके अंदर होगा न्यूक्लियोसोम, तो आपको बेसिकली आपको एक कंसेप्ट माइंड में डाल लेना था कि एक न्यूक्लियोसोम में कितने होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। जैसे अपन ह्यूमन का निकाल के देते हैं, ह्यूमन में क्या होता है, 6.6 × 10⁹ होता है ना। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 200 का भाग दे दूंगा। मतलब एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं, टोटल बेस पेयर में मैं भाग दे दिया इसका, तो मेरे पास में अब क्या आ जाएगा, नंबर किसके आएंगे, न्यूक्लियोसोम के। इसको भाग दोगे कितना आएगा, अब 2.2 × 10⁷ ये क्या होगा मेरे पास में न्यूक्लियोसोम। तो ह्यूमन की जो जितनी भी सेल है, उसके अंदर कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं अपने पास में, 2.2 × 10⁷ न्यूक्लियोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपने को इतना याद रखना है कौन कौन से इसके अंदर अपने पास में अमीनो एसिड पाए जाते हैं, वो तीनों आपको मैंने बता ही दिया। उसके साथ में ओक्टामर्स होते हैं, उसके अंदर 8 ओक्टामर्स होते हैं, H3 H4 H2A, उसके साथ में H2B, ठीक है। ये मेरे पास में क्या है, प्रोटीन यहाँ पर पाई जाती है। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक बार क्लियर और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, H3 इस साथ में क्या होगा यहाँ पर, H2A H2B, ठीक है, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। ये कितने होते हैं, नंबर में 2 होती है सभी, ठीक है। इसलिए 8 स्टोन ये होती है, उस साथ में यार होते हैं लिंकर डीएनए होता है अपने पास में H1, ठीक है, जो इसको दोनों साइड से जोड़ के यहाँ पर रखता है, ठीक। इतना क्लियर हो सभी को, यहाँ से याद रख लोगे। उसी साथ में कि अपने पास में नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए, उसके ऊपर स्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज रखती है, तो इसके ऊपर बाइंडिंग यहाँ पर रहती है, ठीक है। इतना सबको क्लियर है। अब अपन बात कर लेते हैं लेवल ऑफ पैकेजिंग की, ठीक है। ये पैकेजिंग का किस प्रकार से मतलब होता है पैकेजिंग, यहाँ पर हमें जो कंडेंस्ड फॉर्म में जो क्रोमोसोम दिखाई देता है, उससे पहले प्रोसेस कैसे चलती है। सिंपली अपने पास में जो फाइबर फॉर्म में जो डीएनए रहता है, ठीक है, तो किस में रहता है, ओपन डीएनए रहेगा डबल हेलिक्स के फ्रेम में, तो वो उस टाइम क्या रहता है, 2 नैनोमीटर का फाइबर रहता है। अब इस फाइबर को अपने को क्या करना है, ऑक्टोमर्स की हेल्प से क्या करना है, मेरे को बिल्कुल बाइंड करना है। ऐसे बहुत सारे ऑक्टोमर्स होते हैं, ये ऑक्टोमर्स अपने पास में फाइबर को जब अपने ऊपर वो करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो थोड़ा मतलब साइज तो इंक्रीज करेंगे। तो अब मेरे पास में जो फाइबर बन गया वो कितना बन गया, 10 नैनोमीटर का। अब इस 10 नैनोमीटर में क्या क्या देखने को मिल रहा है मेरे को, एक तो डीएनए देखने को मिल रहा है, उसके साथ में क्या मिल रहा है, ऑक्टोमर। जो ऑक्टोमर में क्या है, स्टोन प्रोटीन है। सेम ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कोई धागे में अपने मोती, यदि मोती पिरो दिए है ना, उस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर मतलब बीड्स ऑन स्ट्रिंग न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन। अब जो मतलब ये जो अपने पास में बना है ऑक्टोमर, इसके ऊपर अपन ने क्या मतलब क्या फोल्डिंग कर दिया, मतलब जो अपने पास में डीएनए, तो डीएनए ऑक्टोमर के ऊपर फोल्ड करेंगे ना, उसके बाद उसको यूनिट को अपन क्या नाम देते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोसोम नाम यहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं, फिर और ज्यादा फोल्डिंग होता है, 30 नैनोमीटर फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको अपन कोल्ड न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। 30 नैनोमीटर से फिर एक और फोल्डिंग होते हुआ कितनी नैनोमीटर पे जाएगा, 400 नैनोमीटर पे, जिसको अपन लूप्ड क्रोमेटिन नाम देते हैं। तो क्रोमेटिन यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो अपने तो जीवन और G2S फेज में जो क्रोमेटिन देखने को मिलता है, वो इस फेज में आपको देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। उसके बाद में 700 नैनोमीटर पे क्रोमेटिन देखने को मिलता है। फिर और भी ज्यादा जैसे एम फेज में जाता है, इसको और ज्यादा फोल्डिंग किया जाता है, और फोल्डिंग करके 1400 नैनोमीटर तक इसको फोल्डिंग करते हैं, किसके अंदर, मेटाफेजिक के अंदर, उसके अंदर वहां पर, जिसको अपन क्या नाम देते हैं यहाँ पर, क्रोमोसोम, जो अपने को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर विजिबल यहाँ पर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, अब यहाँ पर ऑक्टामर का काम चल गया कि ये इन्होंने प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग की, लेकिन हायर फोल्डिंग करने के लिए और भी प्रोटीन का यहाँ पर यूज करती है अपने पास में
सेल्स जो प्रोटीन यहाँ पर होती है उनको बोलते हैं नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक, स्टोन प्रोटीन थी, उनका काम हो गया था, नॉर्मली उन्होंने मतलब फोल्डिंग करके छोड़ दिया था न्यूक्लियोसोम तक, लेकिन बाद में फिर क्रोमेटिन से और हाईली अपने को फोल्ड करना है क्रोमोसोम लेवल तक, तो यहाँ पर यूज होती है नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के नाम से। एनएचसी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर यूज यहाँ पर करते हैं, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में, अब इतना अपने को कंप्लीट हो गया, हमने फोल्डिंग कर लिया, डीएनए को देख लिया, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या थी। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने एक्सपेरिमेंट है, जो डीएनए का रिसर्च करने वाले जो एक्सपेरिमेंट है उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं लिंक करता हूँ आप अपने जेनेटिक्स के चैप्टर से कि मेंडल ने जो काम किया था अपना पब्लिश कब किया था 1865 में। उसके बाद फिर अपने पास में डिस्कवरी हुई, न्यूक्लिन नाम दिया, जो अपने पास में एसिडिक नेचर का बताया गया था, लेकिन इसका कंप्लीट अपने पास में कोई मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं था कि हाँ न्यूक्लिन ही अपने पास में जेनेटिक मटेरियल। ठीक है भाई, आपने बोल दिया कि न्यूक्लिन होता है, लेकिन न्यूक्लिन के अंदर है क्या, कौन सा मॉलिक्यूल है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आरएनए, डीएनए, कौन सा इसके अंदर ऐसा मॉलिक्यूल आता है, उसके बारे में फिर बाद में उसके बाद में सटन एंड बोवेरी कब आए, 1901 में। ठीक है, अभी इतना गैप लग चुका था, 14 ईयर का गैप तो यहाँ पर लग चुका है 40 का। तो ठीक, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने इतना तो बता दिया, जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम से ही रिलेटेड होता है अपने पास में जेनेटिक मटेरियल, इतना तो इन्होंने बता दिया। जो मेंडल जी फैक्टर करते हुए घूमते थे, वो इन्होंने बता दिया कि जो मेंडल जी फैक्टर बोलते हैं, जिसको अपन आज जीन बोल रहे हैं, वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। लेकिन ये भी उसका कुछ केमिकल स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन है क्या, कौन सा मॉलिक्यूल है जो है जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है, जो आप बता रहे हो क्रोमोसोम के ऊपर है, ये भी उसके बारे में नहीं बता। उसके बाद में फिर 1922 के अंदर 1926 के बाद में यहाँ पर कुछ साइंटिस्टों ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर अपन 3 इंपॉर्टेंट अपने पास में एक्सपेरिमेंट है जो अपन पढ़ने वाले हैं, जो जिससे क्वेश्चन आपको हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, सीयूटी के अंदर, तो आपको बिल्कुल क्या याद रखना है, जो मैंने यहाँ समराइज करके आपको टेबल दिए है ना, ये टेबल ही यहाँ पर इसमें से क्वेश्चन आता है। बहुत बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कब आएगा, जब इसकी प्रोसेस भी आपको रीड करूंगा, लेकिन ये तो आपको कम से कम याद रखना है जो भी स्टूडेंट है। ठीक, 3 एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आता है साइंटिस्ट से और ईयर से, तो आपको ईयर भी याद रखनी है। यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर किसी की ईयर याद रखो या न रखो, डबल एलिक्स मॉडल 1953, उसी के साथ में जो तीनों एक्सपेरिमेंट है इनकी ईयर आपको इस चैप्टर से याद रखनी ही है। ठीक है, साइंटिस्ट की बात करें तो ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट है, जिन्होंने क्या दिया, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया, कब दिया, 1928 के अंदर, 1998 के अंदर यहाँ पर किया। उसके बाद वापस से फिर इन्होंने क्या किया, जो काम किया, इन्होंने किसके ऊपर काम किया, बैक्टीरिया के ऊपर काम किया, जो एक निमोनिया कोजिंग बैक्टीरिया था, निमोनिया कोज करता था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया आपको याद रखना है, कि आपको डायरेक्ट पूरा कि जो ग्रिफिथ या साइंटिस्ट नाम आपको वो दे देंगे कि ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कौन से बैक्टीरिया के ऊपर किया था, वो दे देंगे आपको। इनका कंक्लूजन क्या निकला था, इन्होंने बोला कि कोई केमिकल्स है जो क्या करता है, ट्रांसफॉर्मिंग करता है, तो इन्होंने क्या दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, कि कोई भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होना। मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने जो माइस लिया था यहाँ पर, वो आपको डिटेल में बताऊंगा, पर अभी के लिए आप जब अपन एक्सपेरिमेंट चलेंगे, अभी तक आप इतना दिमाग में रखिए कि ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होना, ट्रांसफर होना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग बोलते हैं। तो इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया कि ऐसा कोई एक केमिकल्स होता है तो ट्रांसफॉर्म होता है, अलग सेल को ही क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है दूसरे फॉर्म के अंदर, इतना बोले। लेकिन उसका केमिकल मतलब कोई पुख्ता प्रमाण ये अपने पास में नहीं दिए कि क्या है, डीएनए आरएनए है, प्रोटीन है, कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद इन्हीं का जो एक्सपेरिमेंट था उनके ऊपर और इन्होंने स्टडी किया, 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के, एवेरी, कार्टी एंड मैक्लियोड ने, ये 3 साइंटिस्ट ने, इन्होंने 1933 से 44 मतलब यहाँ इन्होंने काम किया। ईयर ऐसे ही दी गई, ऐसे आपको याद रखनी है, 1933 टू 44 तक। ठीक है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, मतलब इन्होंने बायोकेमिकल जो था, मतलब जो केमिकल जो ग्रिफिथ साहब बोल रहे थे उनको कैरेक्टराइजेशन कर दिया, मतलब कैरेक्टराइज कर दिया उसको, उनकी ये रियल में क्या है। ठीक है, लेकिन पुख्ता प्रमाण ये भी नहीं दे पाए थे, उसकी अपन बात करेंगे। इन्होंने सिर्फ बोल दिया था कि डीएनए है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इतना बोला, लेकिन इन्होंने कोई क्लियरली बिल्कुल अच्छे से बता नहीं पाए थे लोग। ठीक है, तो कौन से साइंटिस्ट है, एवेरी, कार्टी और मैक्लियोडी। ठीक है, 3 साइंटिस्ट। उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे वो क्या है, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, जो 1952 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इन्होंने क्या किया था, पूरा कंप्लीट यहाँ पर बताया कि अपने पास में डीएनए ही है जो क्या है अपने पास में, एज ए अपने पास में जेनेटिक मटेरियल, जो मेन चीज है वो इन्होंने बताई इसके बारे में। जो कौन कौन से साइंटिस्ट थे यहाँ पर, हर्शे एंड चेस, तो हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको क्या याद रखना है,
अभी तक आपको तीनों एक्सपेरिमेंट याद हो गए होंगे, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आपको याद रखना है, उनका कंक्लूजन है वो भी मैंने आपको बता दिया। कि मैं पहले जो केमिकल के बारे में बता दिया कि कोई तो केमिकल है जो ट्रांसफॉर्मिंग करता है, ठीक है, सेल को दूसरी सेल के अंदर कन्वर्ट करने का काम यहाँ पर करता है। उसके साथ में उसके बाद बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, मतलब 3 साइंटिस्ट मिलकर के 1933 और 44 के अंदर एवेरी, कार्टी और मैकेलियोडी ने इन्होंने मिलकर के दिया सर, इन्होंने बताया कि डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की तरह बिहेव यहाँ पर कर रहा है। इतना इनको इन्होंने बोल करके छोड़ दिया, लेकिन कुछ मतलब अच्छे से प्रमाण है था यहाँ पर नहीं दे पाया। लेकिन बाद में ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट जो आया, हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट या ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी उसको जानते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वायरस लिया, बैक्टीरियोफेज के ऊपर काम करिए और इकोलाई के ऊपर काम इन्होंने किया, और इन्होंने बताया कि है बिल्कुल डीएनए ही क्या है अपने पास में जेनेटिक मटेरियल है, और इन्होंने कब काम किया 1952 के अंदर, ठीक है। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब एक एक अपना एक्सपेरिमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का, तो इसके अंदर इतना आपको कुछ याद नहीं रखता। उन्होंने क्या किया था अपने पास में, यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया था। अब इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो बैक्टीरिया था, इसको किसके अंदर मतलब इंसर्ट किया, माइस के अंदर, ठीक है। अब माइस के अंदर इंसर्ट किया, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उस बैक्टीरिया की अपने आप में एक स्ट्रेन होती है, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर 2 टाइप की स्ट्रेन के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। एक होती है आरएनए स्ट्रेन, एक होती है एस स्ट्रेन। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। आर का नाम से इसका है रफ कॉलोनी। रफ कॉलोनी का मतलब क्या होता है कि जो अपने पास में बैक्टीरिया है वो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है, मतलब किसी प्रकार का यहाँ पर अपने पास में निमोनिया कोज नहीं करते हैं, अपने पास में किसी प्रकार का अपने पास में जो इम्यून सिस्टम उसको कोई डिस्टर्ब यहाँ पर मतलब नहीं करते हैं। कौन सी बैक्टीरिया, आर बैक्टीरिया, जो क्या बनाते हैं आर टाइप की कॉलोनी, तो उसको हमने क्या बोल दिया, आर स्ट्रेन। और एस स्ट्रेन, एस से नाम से स्मूथ, स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी बनाते हैं। स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या पाया जाता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का क्या पाया जाता है, एक लेयर पाई जाती है, ठीक है। इसके ऊपर, इस टाइप के ऊपर, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर, वो जो क्या, जिसको अपन क्या बोलते हैं वायरुलेंट टाइप के, मतलब जो क्या कर रहे हैं अपने पास में कोज कर रहे हैं क्या, निमोनिया जो कोज यहाँ पर करते हैं, तो टाइप के यहाँ पर बैक्टीरिया हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को उन्होंने इंजेक्शन के द्वारा माइस को दिया, तो माइस प्रॉपर तरीके से हंसता हुआ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मतलब जिंदा है, ठीक है। उसके बाद वापस उन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था, वायरुलेंट बैक्टीरिया था, मतलब जो निमोनिया कोज करता था, उसका इंजेक्शन किस में दे दिया उन्होंने, माइस में दे दिया। तो माइस आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल ऊपर पैर कर रखे पड़ा हुआ है, मतलब मर चुका है। मतलब क्या इसका मतलब आपको क्या निकला कि सर जो ऐसी स्ट्रेन था जो आप बता रहे हो वायरुलेंट नेचर की होती है, वो क्या कर दिया, माइस के अंदर जाकर के निमोनिया कोज कर दिया, और माइस की क्या हो गई, डेथ यहाँ पर हो गई। फिर उन्होंने और दिमाग लगाया, इससे उन्होंने उनको निष्कर्ष नहीं निकला। फिर उन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड, मतलब ऐसे स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया उसको हीट किल्ड किया, उन्होंने हीट देकर के उसको क्या किया, किल किया, ठीक है। किल करने के बाद वापस से माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस आपको देखने को मिल रहा होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ है और मतलब जिंदा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वापस से एक फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या किया उन्होंने, आर स्ट्रेन लिया लाइव, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड क्या किया, एस स्ट्रेन को यहाँ पर मतलब डाल करके उसको इंजेक्ट किया, और जैसे इंजेक्ट किया तो माइस मर गए। उनको फिर समझ में आया कि जो एस स्ट्रेन जो मैंने आइसोलेट किया था इससे, डेड माइस से, उसके अंदर कोई तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो ट्रांसफर कर दिया किसको, आर स्ट्रेन वाले को, हैजे एस के अंदर, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने बोला कि जो एस स्ट्रेन जो उन्होंने पहले हीट से मतलब किल किया था, किल तो किया था, तो माइस मतलब वहां पर निमोनिया कोज, मतलब क्या निमोनिया कोज यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं हुआ निमोनिया कोज, क्योंकि जो एस स्ट्रेन था वो क्या हो चुकी थी, हीट के द्वारा किल हो चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने जो लाइव जो अपने पास में आर स्ट्रेन थी, अब वापस इसके साथ में उन्होंने क्या किया, मिक्स कर दिया किसको, हीट किल्ड को, स्ट्रेन एस स्ट्रेन को। लेकिन जो हीट किल्ड स्ट्रेन एस स्ट्रेन थी, ये इसके साथ में मिक्स किया, तो उन्हें देखने को मिला कि माइस फिर से मर गया, ठीक है। मरने का रीजन उन्होंने क्या बताया कि जो एस स्ट्रेन का जो मतलब इसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस था, ये एस स्ट्रेन का केमिकल सब्सटेंस किसके अंदर चला गया, आर स्ट्रेन वाले के अंदर, और आर स्ट्रेन वाले के अंदर गया। इस आर स्ट्रेन वाला क्या था, लाइव था, तो इसके अंदर क्या कर दिया उन्होंने, इसको मॉडिफाइड कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एस स्ट्रेन के अंदर। और जैसे इसके अंदर इसको एस स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट किया, तो माइस क्या हो गया, मर गया। माइस के अंदर क्या हो गया, निमोनिया कोज यहाँ पर हो गया। तो इन्होंने यहाँ पर क्या दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसको क्या बोल दिया इन्होंने, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोल दिया कि कोई एक अननोन केमिकल है, वो अननोन केमिकल क्या करता है, अपने दूसरे मतलब केमिकल के अंदर चेंज कर, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर देता है। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो आपको डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट से नाम आए तो किसकी बात करनी है आपको, ग्रिफिथ, मतलब 1928 के अंदर उन्होंने यहाँ पर मॉडल दिया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पास में किसकी, जो बायोकेमिकल वाला जो मॉडल था, जो 3 साइंटिस्ट मिलकर के यहाँ पर दिए थे 1933 से 44 के अंदर। इन्होंने क्या किया,
उन्हीं का एक्सपेरिमेंट इन्होंने वापस से उसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया कि जो बायोकेमिकल था उसका उन्होंने क्या किया, प्यूरिफाई किया। ठीक है, एसिस्टेंट जो किल्ड बैक्टीरिया था उसका क्या किया, उन्होंने प्यूरिफाई किया, और प्यूरिफाई करके उन्होंने अलग से 3 सैंपल ले लिए। कितने सैंपल ले लिए? 3 सैंपल, क्योंकि उनको अब देखना था कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के अंदर से है कौन से। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट स्पेसिफाई नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने क्या किया, पहले आरएनए लिया। अब उन्होंने क्या किया, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज एंजाइम लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज बता देता हूँ आपको, कहीं भी जैसे आपको सिंपल यहाँ पर लिख दिया डीएनए, ऐसे लिख दिया, तो डीएनए को ऐसे नहीं लिख करके आपको लिख दिया डीएनएज, ऐसे ऐसे लगा दिया, तो ये क्या बन गया अपने पास में, एंजाइम वाली फॉर्म है। ठीक है, जबकि ये पास अपने पास में डीएनए, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड। आरएनए, ऐसे आरएनए लिखेंगे कैपिटल फॉर्म में तो क्या है, न्यूक्लिक एसिड। इसके अपन एज लगा देंगे तो ये क्या बन गया, आरएनए को डाइजेशन करने वाला एंजाइम हो गया आरएनएज एंजाइम। ठीक है, तो जैसे उन्होंने आरएनएज एंजाइम डाला तो डीएनए और प्रोटीन क्या हुआ, इंटैक्ट हुआ, मतलब जो मिक्स किया था आर स्टेन और ट्रांसफॉर्मिंग ओक्यूर हुआ, मतलब यहाँ पर अपने को देखने को मिला वहां पर आर स्टेन ओ एस स्टेन यहाँ पर। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, प्रोटीन डाला। अब प्रोटीन जब उन्होंने किया तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, तो अब क्या बच गया, आरएनए डीएनए। फिर उनको क्या देखने को मिला, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को यहाँ पर मिला। फिर उन्होंने डीएनए डाला, तो डीएनए अपने यहाँ पर डाला, तो डीएनए डालने के बाद उनको किसी प्रकार का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं देखने को यहाँ पर मिला। तो इन्होंने बोला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग जो यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस है वो क्या है, यहाँ पर डीएनए। बस ये इतना बोल करके छोड़ दिया, फर्दर इसके ऊपर और डीएनए ही क्यों है इनके ऊपर, मतलब इसका कोई कंप्लीटली यहाँ पर इनको उन्होंने कुछ मतलब नहीं बताया। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट कि किसने बताया केमिकल जो स्टेप, मतलब केमिकल सब्सटेंस का नेचर किसने बताया, तो किसने बताया, अपने पास में बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, मतलब अपने पास में जो अपने पास में एवरी वाला एक्सपेरिमेंट, उसी के साथ में अपने पास में नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट आता है वो किसका आता है, हर्शे चेस का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने क्या किया, प्रूफ किया। इसके अंदर जो प्रोसेस आपको याद रखनी है कि किस प्रकार से ये काम किए थे, वो चीजें आपको याद रखनी है। उसके साथ में किसके ऊपर काम किया था इन्होंने एक बैक्टीरिया, इन्होंने एक वायरस लिया था। कौन सा वायरस लिया था यहाँ पर, T2 बैक्टीरिया फेज वायरस। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर लाइटिक साइकिल होती है, तो मतलब लाइफ साइकिल चलने की एक लाइटिक साइकिल होती है, उसके बारे में उन्होंने पहले स्टडी कर ली थी। उसके बारे में आपको यहाँ पर नहीं याद करना है, वो होती क्या है, मैं आपको फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। जैसे ही हमें हमारे पास जो वायरस होता है, वो वायरस क्या करेगा, बैक्टीरिया की बॉडी पे आएगा, बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर बैठेगा, मतलब अटैच होगा, अटैचमेंट करेगा। अटैचमेंट क्यों हुआ, उसके बाद में क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल के अंदर इंसर्ट कर देता है। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल जो कि कहाँ पर पाया जाता है, उसके अंदर कोट जो होता है, उसके अंदर प्रोटीन कोट जो ऊपर का हेड पार्ट होता है, उसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है मेरे पास में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और क्या है, T2 बैक्टीरिया फेज मेरे पास में है। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को। अब ये क्या करता है, यहाँ से अपना वायरस क्या करता है, इंसर्ट कर देता है किसके अंदर, अपने बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया को जो वायरस, तो बैक्टीरिया नहीं समझ पाता है फॉरेन पार्टिकल है अपनी बॉडी का है, तो अपनी बॉडी का मतलब समझ करके क्या करता है, इसको मल्टीप्लीकेशन करने लग जाता है, और धीरे धीरे इसकी क्या करती है, कॉपी बना देता है। तो अब मेरे पास में इसके सेल के अंदर जाकर के किसकी वायरस की कॉपी बन गई, और जो से कॉपी ज्यादा बनती है तो ये वायरस क्या कर देता है, सेल का लाइसिस यहाँ पर कर देता है, सेल का लाइसिस, और बैक्टीरिया क्या होता है यहाँ पर डाई यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इस मतलब मैन इस मतलब एक्सपेरिमेंट की जो लाइटिक साइकिल थी ये उन्होंने बताया यहाँ पर। ठीक, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव यहाँ पर दो मतलब एलिमेंट्स लिए। एक था यहाँ पर सल्फर S35, और उसी के साथ में था एक यहाँ पर फॉस्फोरस 32 वाला। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव लिया, रेडियो एक्टिव लेकर के इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव टेस्ट टेक्निक मेथड से यहाँ पर अप्लाई किया। मतलब क्या हुआ सर, ये क्यों लिया, क्योंकि एस जो सल्फर होता है, सल्फर अपने को किसमें देखने को मिलता है, सिर्फ प्रोटीन के अंदर देखने को मिलता है, जबकि जो फॉस्फोरस होता है सिर्फ डीएनए के अंदर देखने को यहाँ पर मिलता है। अब उनको मेन जो चीज देखनी थी कि प्रोटीन के अंदर और डीएनए के अंदर उनको मेन चीज पता करनी थी कि कौन सा इसके अंदर मेन जेनेटिक मटेरियल है। तो उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव ले लिया, और उस रेडियो एक्टिव से उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। और उस एक्सपेरिमेंट की इनकी 3 चीजें थी, 3 स्टेप थी, जो स्टेप आपको याद रखनी है। पहली स्टेप इन्फेक्शन, इन्फेक्शन वाला वही मैंने बता दिया आपको। इन्फेक्शन किसके अंदर करवाएगा, बैक्टीरिया के अंदर करवा रहे, किसका करवा रहे, T2 बैक्टीरिया, जो क्या है ऑलरेडी रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उनके द्वारा क्या है, वो उनको ट्रीटमेंट उनको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में ब्लेंडिंग करेंगे, उनको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगन टेक्निक उन्होंने यूज किया। मतलब सेंट्रीफ्यूग एक मशीन होती है जो क्या करती है, इसके अंदर अपन सैंपल रख के, या अपने पास में टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने क्या किया, जो भी हमने सब्सटेंस यहाँ पर निकाला किससे, उस वायरस से या बैक्टीरिया से, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर उसको बहुत एक रोटेशन के ऊपर घुमाया जाता है, तो उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स नीचे डाउन मतलब इसके अंदर अपने पास में बॉटम के अंदर हो जाती है, और जो
जो हल्के जो हैवी मतलब हल्के जो रहते हैं वो ऊपर सुपरिटेंडेंट के फॉर्म में वायरस की जो कवर थे, प्रोटीन थे, वो ऊपर देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जो मेरे पास में हल्का होगा ऊपर आ जाएगा, जो भारी होगा नीचे चला जाएगा। भारी कौन सा था अपने पास में यहाँ पर, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा क्या किया उन्होंने फिर, ठीक है। तो हैवी सब्सटेंस के फॉर्म में क्या किया उन्होंने, सब दो मतलब जैसा कि उन्होंने पहले सल्फर S35 था उनका, उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेकर के रेडियो एक्टिव आइसोटोप की वो टेक्निक के द्वारा क्या किया, उनको इन्फेक्ट किया उनको। उसके बाद में क्या किया, इन्फेक्शन किया, उसके बाद में ब्लीडिंग, और उसके बाद में सेंट्रीफ्यूज जब किया किसका, S35 का, तो उन्होंने देखा कि जो अपने पास में जो नीचे जो जम चुका है बॉटम के अंदर पैलेट्स, उसके अंदर उसको हैवी सब्सटेंस देखने को मिली, ठीक है, किसकी, होस्ट सेल की। जबकि जो ऊपर वाला जो सुपरिटेंडेंट था उसके अंदर वायरस का कवर देखने को मिला। कौन सा कवर था यहाँ पर, उसका प्रोटीन कवर यहाँ पर देखने को मिला। फिर जैसे उनको यहाँ पर प्रोटीन कवर, ऐसे सेम किसके ऊपर किया उन्होंने, फॉस्फोरस के ऊपर किया। तो सेम यहाँ पर उनको फॉस्फोरस को, जो वायरस का कवर था प्रोटीन वो ऊपर आ गया, जो प्लेट्स था हैवी जो सब्सटेंस था वो क्या था, होस्ट सेल का नीचे था। और इसके बाद में उनको मतलब इस चीज से आइडिया लगा कि जो अपने पास में हैवी जो नीचे मटेरियल जो प्लेट्स के फॉर्म में जो आ रहा है उसके ऊपर, वो मेरे पास में क्या है यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है, जो क्या कर रहा है अपने पास में एज ए डीएनए है, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज से उन्होंने प्रूव किया कि जो डीएनए अपने पास में आ रहा है जो है जी, उसका क्या है अपने पास में एज ए जेनेटिक मटेरियल है। तो इससे किससे कौन सी टेक्निक लिया, इसने लिया यहाँ पर रेडियो एक्टिव ट्रेस टेक्निक यहाँ पर लिया। एक तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है। उसके साथ में इसका जो टेक्निक्स थी उनकी स्टेप से आप बात करें तो इन्फेक्शन वाली स्टेप के साथ ब्लेंडिंग, उसके साथ में सेंट्रीफ्यूग वाली टेक्निक। और दूसरा आता है S35 उन्होंने लिया। S35 किसके लिए उन्होंने, रेडियो एक्टिव प्रोटीन था जो एक टाइप का सल्फर है, उसके साथ में रेडियो एक्टिव डीएनए यहाँ पर उन्होंने लिया, मतलब S32 यहाँ पर उन्होंने वो P32 यहाँ पर यूज लिया। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनते हैं इसकी, इस मतलब जो अपने पास में S32 उसके साथ में S35, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं कि कब कौन सा डीएनए बनेगा, हाइब्रिड डीएनए बनेगा। तो वो अभी इस चीज के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा दूंगा, ठीक है। बट अभी तक जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसके अंदर आपको ऐसा न्यूमेरिकल अभी तक तो आया नहीं है सीयूटी के अंदर। बाकी फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपने कंप्लीट कर लिया है कि अपने पास में किस प्रकार से अपना डीएनए का कंप्लीट केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस प्रकार से इतने बड़े केमिकल अपने पास में डीएनए उसको अपने फोल्डिंग करके अपन छोटी से अपने उस माइक्रोमीटर की जो सेल है उसके अंदर हमने क्या कर लिया, पैकेजिंग कर लिया। उसका पैकेजिंग करने के बाद हमने फाइनली डीएनए का कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने डिस्कवर कर किया कि अपने पास में डीएनए है जो क्या है जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा इसका एक न्यूमेरिकल यदि आपको चाहिए तो आप बोलिए, मैं इसको न्यूमेरिकल करवा दूंगा आपके पास में, ठीक है। बाकी अपन अब चलेंगे अपने इसका मेन टॉपिक जो है जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं। ऑलरेडी इस चैप्टर से भी 2 क्वेश्चन मिनिमम हर साल बनते हैं, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जीन जो अपने पास में जीन जो अपने एक्सप्रेशन रेगुलेशन है उसके बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वो तीनों टॉपिक अपना अच्छे से यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। बाकी कोई स्टूडेंट यदि चाहते हैं कि सर हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम हमारे अपना कैरियर इंस्टीट्यूट के ऊपर हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, ठीक है। जिसमें माइनर टेस्ट डाल रखे हैं अभी, उसके बाद मेजर टेस्ट डाल देंगे जब मई से, ठीक है। मई से जब आप हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर, मई से आपके मेजर टेस्ट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रहेंगे। अभी भी आप माइनर के ऊपर जाकर के दे सकते हो, ठीक है। मेजर टेस्ट यहाँ पर बिल्कुल सीयूटी के अकॉर्डिंग होंगे, उसी शायद में आरयूएचएस के अकॉर्डिंग यहाँ पर होंगे, ठीक है। जैसे कि 11 तारीख से आपके एग्जाम है तो ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहती है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, पीसीबीएम का एग्जाम लास्ट एंडिंग में, लास्ट शिफ्ट में यहाँ पर आता है। तो इसके बीच में आपको आराम से कम 11 से लेकर के 12 आपको मेजर टेस्ट भी यहाँ पर दे दिए जाएंगे जो बिल्कुल सीयूटी पैटर्न के बेस से यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। बाकी आपको कुछ क्यूरी है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, कमेंट्स आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।